अरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज के अखबार देखे? हैवी थे ना, थोड़ी टेंशन हुई होगी। हाँ, काफी कुछ था आज। कोई बात नहीं है। हम लेकर आए हैं 22 अक्टूबर 2025 का वो विश्लेषण, मतलब एनालिसिस, जो आपके घंटों बचाएगा और तैयारी को देगा एक सही डायरेक्शन। बिल्कुल। आज की ये बातचीत द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनकी क्रूशियल खबरों पर बेस्ड है, और ये आपकी यूपीएससी जर्नी का एक जरूरी हिस्सा बन सकती है। बिल्कुल। और क्यों सुने हमें? क्योंकि हम इन सभी स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एकदम निचोड़कर साफ और समझने योग्य फॉर्मेट में पेश करते हैं। वो सब कुछ जो जानना जरूरी है, बिना किसी कंफ्यूजन के। एग्जैक्टली। सेम डे कवरेज, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, चलते फिरते। और हाँ, टेलीग्राम चैनल सुन लो यूपीएससी पर रोजाना मिलने वाले कंसाइज रिवीजन नोट से अपनी लर्निंग को सॉलिड बनाओ। वो भी काफी हेल्पफुल रहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। जरूर। आज का दिन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफी अहम है। तैयार हैं सब लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज व्यवस्था और शासन 1.1 Center releases over 730 crores in XFC grants to rural local bodies in Gujarat and Haryana. तो आज की पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के जरिए गुजरात और हरियाणा के जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, आरएलबीज, मतलब अपनी ग्रामीण पंचायतें, उनको मजबूत करने के लिए 730 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए। पैसा ही पैसा होगा। थोड़ा मजाक में कह रहा हूं, पर हाँ, ये एक बड़ी रकम है गांव के विकास के लिए। हाँ, बिल्कुल। और ये पैसा 15 फाइनेंस कमीशन मतलब 15वां वित्त आयोग XFC की सिफारिशों पर आधारित है। इसका मेन मकसद है लोकल गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियली एम्पावर करना, ताकि वो जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट्स लेवल पर जरूरी सेवाएं, इसेंशियल सर्विसेज जैसे साफ पानी, सफाई, सड़कें, ये सब दे सकें। अच्छा, तो ये सिलेबस से कैसे जुड़ता है? एस्पिरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सिलेबस के लिहाज से ये जीएस पेपर 2 में आता है। टॉपिक्स जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 243G, 243H, 243I जो स्टेट फाइनेंस कमीशन से जुड़ा है, और हाँ, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन वाला, ये आर्टिकल्स याद रखने हैं। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची, वो भी तो यहीं आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। 73rd अमेंडमेंट तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs की नींव है, और 11th शेड्यूल में वो 29 सब्जेक्ट्स लिस्टेड है जिन पे पंचायतों को काम करना है। इंस्टीट्यूशंस कौन से इन्वॉल्व है इसमें? 15th फाइनेंस कमीशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो पैसा रिलीज करता है, और जाहिर है रूरल लोकल बॉडीज यानी PRIs। ठीक। अब ये फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का क्या रोल है? आर्टिकल 280 में तो है, पर करता क्या है ये? हाँ, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। इसका मेन काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करना, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद से ये पंचायतों और नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटीज के रिसोर्सेज बढ़ाने के उपाय भी सुझाता है, मतलब लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए रेकमेंडेशंस देना। अच्छा, और ये जो ग्रांट्स हैं, आपने कहा 2 तरह के हैं, अनटाइड और टाइड, इनमें क्या फर्क है? देखिए, अनटाइड ग्रांट्स जैसा नाम से पता चल रहा है, बिना शर्त वाले अनुदान होते हैं। मतलब ये पैसा पंचायतों को मिलता है और उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो 11th शेड्यूल में दिए गए 29 विषयों में से अपनी स्थानीय ज़रूरतों, लोकेशन स्पेसिफिक फेल्ट नीड्स के हिसाब से खर्च करें। जैसे कहीं सड़क ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं स्कूल की मरम्मत। बस ये पैसा सैलरी या एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट पर खर्च नहीं हो सकता। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को बूस्ट देता है, मतलब लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग। जरूरतें खुद पहचानें और पूरी करें। ये 73rd अमेंडमेंट की स्पिरिट को दर्शाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और टाइड ग्रांट्स, वो फिर बंधे हुए होंगे किसी चीज से? हाँ, टाइड ग्रांट्स खास कामों के लिए, मतलब ईयरमार्क्ड होते हैं, जैसे सैनिटेशन जो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स वगैरह जो जल जीवन मिशन से जुड़ा है। यहाँ सेंटर ये इंश्योर करता है कि पैसा नेशनल प्रायोरिटीज को पूरा करने में लगे, मतलब राष्ट्रीय लक्ष्यों को लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाना। समझ गया। तो एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है एंटाइड में, और दूसरी तरफ टाइड में नेशनल गोल्स पर फोकस है।
ये फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद का एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये अनटाइड वर्सेस टाइड का जो द्वंद्व है, ये समझना ज़रूरी है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं कंडीशनल या कोअर्सिव फेडरलिज्म, जहां सेंटर शर्तें लगाता है, उसके बीच के टेंशन को दिखाता है ना। बिल्कुल सही पकड़ा। अनटाइड ग्रांट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाते हैं, लेकिन टाइड ग्रांट्स में कंडीशनल अप्रोच है। सेंटर अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए पैसा ईयरमार्क करके लोकल स्पेंडिंग को गाइड कर रहा है। तो लोकल ऑटोनॉमी भी है और सेंट्रल डायरेक्शन भी। प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक फिगर्स या प्रोसेस डिटेल्स जो याद रखने हों? हाँ, फिगर्स। गुजरात को करीब 522 करोड़ 20 करोड़ अनटाइड और 13.59 करोड़ टाइड मिले हैं। हरियाणा को 195.1229 करोड़ अनटाइड। ये टोटल 730 करोड़ से ज्यादा का रिलीज है। अच्छा, रिलीज रेकमेंड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन वाले हिस्से के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। लेकिन फाइनल डिसबर्समेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये प्रोसेस फ्लो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अनटाइड वर्सेस टाइड का डिफरेंस और उनका एंड यूज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अनटाइड ग्रांट्स 11th शेड्यूल वाले 29 सब्जेक्ट्स पर खर्च हो सकते हैं। दोहरा रहा हूं, 11th शेड्यूल। गॉट इट। मेंस के लिए और क्या पॉइंट्स बन सकते हैं? फिस्कल फेडरलिज्म तो हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स LSDGs से। ये ग्रांट्स स्पेशली टाइड वाले SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को सीधे एड्रेस करते हैं। अनटाइड ग्रांट्स पंचायतों को बाकी SDGs जैसे पॉवर्टी SDG 1, हेल्थ SDG 3, एजुकेशन SDG 4 पर फोकस करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो ये LSDGs को अचीव करने का एक प्राइमरी मैकेनिज्म है, ग्रास रूट्स लेवल पर SDGs को उतारने का जरिया। चैलेंजेस क्या है इसमें? पैसा तो आ गया, पर क्या पंचायतें तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। चैलेंजेस कई हैं। एक तो पंचायतों में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी अक्सर कम होती है। स्टाफ की कमी, टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी। दूसरा, स्टेट से पंचायतों तक पैसा पहुंचने में अक्सर डिले होता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी। फंड्स का मिसयूज या अंडर यूटिलाइजेशन भी एक इशू है। उदाहरण के तौर पर जैसे सोशल ऑडिट ठीक से ना होना। हाँ, सोशल ऑडिट का मैकेनिज्म है, पर वो कितना इफेक्टिव है, इस पर सवाल उठते हैं। पब्लिक डिस्क्लोजर नॉर्म्स का पालन न होना, इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है। तो इसका असर क्या होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में तो गांव में पैसा आएगा, लोकल लेवल पर थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ बेसिक सर्विसेज सुधरेंगी। मीडियम टर्म में उम्मीद है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs मजबूत होंगे, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के टारगेट्स अचीव करने में मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म में अगर सब ठीक रहा तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गहरा होगा, रूरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सुधरेंगे और SDGs अचीव करने में मदद मिलेगी। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे की राह? सबसे जरूरी है कैपेसिटी बिल्डिंग। पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों और स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी प्लानिंग, बजटिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग की। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी, जैसे फंड ट्रैकिंग सिस्टम्स, ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तीसरा, सोशल ऑडिट और पब्लिक डिस्क्लोजर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। चौथा, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना होगा कि पैसा बिना डिले पंचायतों तक पहुंचे। सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस रेलेवेंट है यहाँ पर सेंटर स्टेट लोकल रिलेशंस को लेकर। क्रॉस लिंक्स क्या हो सकते हैं इस टॉपिक के? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, फिस्कल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कंडीशनल फेडरलिज्म, SDGs, 73rd अमेंडमेंट, ये सब इंटरलिंक्ड है। 1.2 MHA resumes talks with Ladakh representatives on statehood and 6 schedule demands. अगली खबर लद्दाख से। पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय आज 22 अक्टूबर को लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत फिर शुरू कर रहा है। हाँ, इसमें लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA का 8 मेंबर डेलीगेशन दिल्ली में MHA सब कमेटी से मिलेगा। मांगे वही पुरानी है, स्टेटहुड, राज्य का दर्जा और 6 शेड्यूल, 6ठी अनुसूची में इंक्लूजन। ये बातचीत रुकी क्यों थी? सितंबर 24 को प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद बातचीत रुक गई थी।
एमएचए ने तब एक जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की थी उस घटना की। अब फिर से कोशिश हो रही है डेडलॉक तोड़ने की। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस रेलेवेंट है यहाँ? सिलेबस लिंक। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स रेलेवेंट है स्टेटहुड की मांग के कॉन्टेक्स्ट में। और हाँ, 6 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंटली सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज पर लागू होता है। एक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत लद्दाख यूटी बना, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए भी चर्चा में रहा है। इंस्टीट्यूशंस हैं एमएचए, एलएबी, केडीए। सिलेबस में कहाँ फिट होता है ये? जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, गवर्नेंस इश्यूज। और जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल को थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, ये क्या पावर्स देता है? 6 शेड्यूल बेसिकली 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडीसीज का प्रावधान करता है। इन काउंसिल्स को काफ़ी ऑटोनॉमी होती है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। वो अपने लॉज बना सकते हैं लैंड, फॉरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नेंस जैसे मामलों पर। ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने का ये की मैकेनिज्म है, लेकिन इसे लद्दाख में लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ उन 4 स्टेट्स के लिए है। और यूनियन टेरिटरी यूटी क्या है? लद्दाख अभी यूटी है। हाँ, यूटी सीधा केंद्र सरकार द्वारा शासित होता है। लद्दाख अभी बिना लेजिस्लेचर वाला यूटी है, लाइक चंडीगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेचर वाले यूटीज हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का क्या जिक्र था? एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। मतलब अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसे बिना चार्ज के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। लद्दाख में एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर इसके इस्तेमाल की बात आई थी, जिससे कंट्रोवर्सी हुई थी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखें? डिमांड्स क्या है? स्टेटहुड और 6th शेड्यूल इंक्लूजन। ग्रुप्स कौन से हैं? एलएबी और केडीए। याद रखिएगा, एलएबी और केडीए। 6th शेड्यूल कहाँ लागू है? सिर्फ 4 एनी स्टेट्स में। टॉक्स क्यों रुकी थी? सितंबर 24 प्रोटेस्ट्स के बाद। मीन्स के लिए एनालिसिस क्या कहता है? लद्दाख के लोग अब स्टेटहुड और 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं, जबकि पहले यूटी बनना चाहते थे? ये लद्दाख की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का एवोल्यूशन है, जैसा आपने कहा। पहले जेएनके से अलग होकर यूटी बनना इसलिए चाहते थे ताकि डायरेक्ट सेंट्रल फंडिंग मिले और लद्दाख की यूनिक आइडेंटिटी को रिकग्निशन मिले। 2019 में ये हुआ भी। पर अब बिना लेजिस्लेचर वाले यूटी के एक्सपीरियंस ने नई चिंताएं पैदा की हैं। लोगों को लग रहा है कि पॉलिटिकल वॉइस कम हो गई है, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ गया है, और सबसे बड़ी चिंता है लैंड, रिसोर्सेज, जॉब्स और कल्चरल आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन की। लद्दाख की डेमोग्राफी बहुत यूनिक है। 97% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो स्टेटहुड और 6th स्केड्यूल की मांग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, लैंड रिसोर्स कंट्रोल और जॉब्स रिजर्वेशन की गहरी इच्छा दिखाती है। ये डेवलपमेंट वर्सेस आइडेंटिटी का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। 6th शेड्यूल की डिमांड इतनी स्ट्रांग क्यों है? यूटी स्ट्रक्चर में क्या कमी लगती है उन्हें? देखिए, 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देता है ऑटोनॉमी की, जो यूटी स्ट्रक्चर में, स्पेशली बिना लेजिस्लेचर वाले यूटी में, नहीं मिलती। तर्क ये है कि लद्दाख की ओवरवेलमिंग ट्राइबल पॉपुलेशन और यूनिक फ्रेजाइल इकोलॉजी इसे 6 शेड्यूल का नेचुरल कैंडिडेट बनाती हैं। इससे लोकल कम्युनिटीज़ को अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल मिलेगा, जो उन्हें लगता है अभी नहीं है। पर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। एनी स्टेट्स का कॉन्टेक्स्ट अलग था, हिस्टोरिकल रीजंस थे। इसे एनी से बाहर एक्सटेंड करने से एक प्रेसिडेंट सेट होगा। कल को देश के दूसरे ट्राइबल रीजन से भी ऐसी मांग उठ सकती है। सरकार को ये सब बैलेंस करना होगा। और नेशनल सिक्योरिटी एंगल, वो कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। लद्दाख की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इसे क्रिटिकल बनाती है। अगर लंबे समय तक पॉलिटिकल एजिटेशन चलता है या सेंटर और लोकल पॉपुलेशन के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है, तो इससे वल्नरेबिलिटीज पैदा हो सकती हैं, जिसका फायदा हमारे एडवर्सरीज उठा सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एमएचए का बातचीत फिर से शुरू करना सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्ट्रेटेजिक मूव भी है। सोनम वांगचुक पर एनएसए वाली बात वो क्या दिखाती है?
वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने और जेन्युइन ग्रीवेंसेस एड्रेस करने के बीच का डेलिकेट बैलेंस सिखाती है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, पर साथ ही ये भी इंश्योर करना है कि लोगों की आवाज दबाई ना जाए। कितना मुश्किल है ये संतुलन साधना। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इस बातचीत के? शॉर्ट टर्म में तो शायद टेंशन कम हो, टॉक्स एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। मीडियम टर्म में टॉक्स का नतीजा लद्दाख का फ्यूचर तय करेगा, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज होता है या डेडलॉक बना रहता है। लॉन्ग टर्म में 6th शेड्यूल पर कोई भी डिसीजन इंडिया में ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, मतलब अलग अलग राज्यों क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हल निकलेगा? कंस्ट्रक्टिव डायलॉग यही कुंजी है। दोनों पक्षों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, म्यूचुअल सोल्यूशन ढूंढना होगा जो लद्दाख की एस्पिरेशंस और नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करे। ऑल्टरनेटिव्स पर भी विचार करना होगा। अगर 6th शेड्यूल फीजिबल नहीं लगता तो क्या लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स LHDCS को और ज्यादा पावर्स दी जा सकती हैं या लेजिस्लेटर वाला UT बनाया जा सकता है। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। NSA केसेस को रिव्यू करना, सेप्टेम्बर 24 इंक्वायरी को फेयर तरीके से कंडक्ट करना, ये सब ट्रस्ट बनाने में मदद करेगा। क्रॉस लिंक्स, आर्टिकल 371 कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 2.1 RBI governor prioritizes inflation control, signals no imminent policy rate cut. चलो अब इकोनॉमी की बात करते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने कहा है कि फ्यूचर में पॉलिसी रेट कट की स्कोप तो है, पर अभी माहौल ठीक नहीं है। मतलब सेंट्रल बैंक की टॉप प्रायोरिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल, मुद्रास्फीति नियंत्रण ही रहेगी। सो कॉशन, स्टेबिलिटी फर्स्ट। हाँ, ये दिखाता है कि RBI अभी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर सतर्क है, कॉशियस स्टांस है। इसका बैकग्राउंड क्या है? कौन तय करता है ये सब? देखिए, ये तय करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। ये RBI एक्ट 1934 के तहत बनी है। 2016 में अमेंडमेंट हुआ था। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। RBI गवर्नर इसके हेड होते हैं। MPC का काम है बेंचमार्क पॉलिसी रेट, यानी रीपो रेट तय करना। रीपो रेट, रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेंड करता है। ये MPC का मेन टूल है इकोनॉमी में लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है सेंट्रल बैंक का इन्फ्लेशन के लिए एक एक्सप्लिसिट टारगेट रखना। इंडिया में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। टारगेट है 4% ±2% टॉलरेंस बैंड के साथ। मतलब इन्फ्लेशन को 2% से 6% की रेंज में रखना MPC का मैंडेट है। याद रखिएगा, 4% ±2%। तो ये ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ वाली बात आ गई फिर से। बिल्कुल, ये क्लासिक डिलेमा है मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो RBI रेट कट कर सकता है, जिससे लोन सस्ते होंगे, डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क रहता है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो RBI रेट्स बढ़ा सकता है, जैसा कि पिछले कुछ समय में हुआ है। इससे इन्फ्लेशन काबू में आता है, पर ग्रोथ धीमी हो सकती है। तो गवर्नर का बयान क्या सिग्नल कर रहा है? उनका बयान साफ कहता है कि MPC को अभी इन्फ्लेशन का रिस्क ज्यादा लग रहा है। भले ही हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आया हो सकता है अंडरलाइंग कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी हो, मतलब स्टबर्न हो, या फिर ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कमोडिटी प्राइसेस या जियोपॉलिटिकल टेंशंस का रिस्क बना हुआ हो। तो MPC अभी ग्रोथ को सपोर्ट करने से ज्यादा प्राइस स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रही है, जो उसका प्राइमरी मैंडेट भी है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? ग्रोथ भी तो चाहिए। देखिए, हाई इन्फ्लेशन आम आदमी की परचेजिंग पावर घटाता है, गरीबों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। ये सेविंग्स को डिस्करेज करता है क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टिनिटी लाता है, करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करके RBI एक्सपेक्टेशंस को एंकर करता है, मतलब लोगों और बिजनेसेस का भरोसा बनाता है कि महंगाई काबू में रहेगी। इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनता है। ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स वाली अप्रोच से अलग है और ज्यादा टिकाऊ है। ये बयान एक तरह का फॉरवर्ड गाइडेंस भी है, मार्केट को सिग्नल देना है। हाँ बिल्कुल, ये बयान मार्केट को सिग्नल दे रहा है कि इमीडिएट रेट कट की उम्मीद ना करें। प्रायोरिटी बताकर RBI फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस मैनेज कर रहा है। स्कोप फॉर रेट कट इन फ्यूचर बट नॉट नाउ कहना एक न्यूआंस्ड तरीका है ऑप्शंस ओपन रखने का, डेटा डिपेंडेंट रहने का। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके आम आदमी पर, बिजनेसेस पर? शॉर्ट टर्म में मतलब है कि लोन रेट्स शायद स्टेबल रहेंगे या थोड़े बढ़ भी सकते हैं।
बोरोइंग कॉस्ट कम नहीं होगा। होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस लोन्स सस्ते नहीं होंगे। मीडियम टर्म में अगर इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली काबू में आता है तो फ्यूचर रेट कट्स का रास्ता खुलेगा, जो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में क्रेडिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग से सेंट्रल बैंक की रेपुटेशन बढ़ती है, जो इकोनॉमी को शॉक्स झेलने में रिजिलियंट बनाती है। वे फॉरवर्ड, आगे आरबीआई और सरकार क्या करेंगे? आरबीआई को डेटा डिपेंडेंट रहना होगा, मतलब इनकमिंग डेटा, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने होंगे। गवर्नमेंट को सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर फोकस करना होगा, जैसे एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में, ताकि सप्लाई बॉटलनेक्स कम हो और इन्फ्लेशन पर स्ट्रक्चरल कंट्रोल हो। आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों के लिए। क्रॉस लिंक्स। आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट फिलिप्स कर्व, जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ट्रेड ऑफ दिखाती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, जिसके तहत रेपो, रिवर्स रीपो ऑपरेशंस होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, जिसका इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। 2.2 आंध्र प्रदेश सीफूड एक्सपोर्टर्स पिविट टू ऑस्ट्रेलिया amidst prohibitive US tariffs। अगली खबर व्यापार जगत से। आंध्र प्रदेश के सी फूड एक्सपोर्टर्स, जो इंडिया की श्रिम्प इंडस्ट्री मतलब झींगा मछली उद्योग के बादशाह हैं, अब ऑस्ट्रेलिया मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने इतने भारी टैरिफ्स लगा दिए कि वहां माल बेचना अब फाइनेंशियली वायबल नहीं रहा, अनवायबल हो गया है। थोड़ी चिंता की बात है ये एक्सपोर्टर्स के लिए। हाँ, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश। ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये यूएस टैरिफ्स क्या हैं और इतने ज्यादा क्यों हैं? देखिए, टैरिफ तो इंपोर्टेड गुड्स पर सरकार का टैक्स होता है। यूएस ने इंडियन श्रिम्प पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD और एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD लगाई है। CVD तब लगती है जब इंपोर्टिंग कंट्री को लगता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को अनफेयर सब्सिडीज दे रही है। ADD तब लगती है जब माल फेयर मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर बेचा जा रहा हो, जिसे डंपिंग कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्यूमुलेटिव टैरिफ रेट इंडियन श्रिम्प पर 59.72% तक पहुंच गया है। 59.72%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 59.72%। इतना टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। आंध्र प्रदेश को अंदाजन 25,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है इससे। ये प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद का एक उदाहरण है, जहां देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यूएस मार्केट बंद होने के बाद उन्हें नए मार्केट ढूंढने पड़ रहे हैं। ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है, रिस्क कम करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा ऑप्शन इसलिए बना क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन प्रॉन्स अनपील्ड के इंपोर्ट को मंजूरी दी है। पहले क्यों नहीं थी मंजूरी? पहले ऑस्ट्रेलिया को इंडियन प्रॉन्स से व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस WSSV फैलने का डर था। ये एक सैनिटरी एंड पाइथोसेंट्री मेजर था, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। ये नॉन टैरिफ बैरियर का उदाहरण है। अब टेक्निकल नेगोशिएशंस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक ड्राफ्ट परमिट जारी किया है, जिससे रास्ता खोल गया है। तो ये एक तरह से डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। ये आंध्रा के एक्सपोर्टर्स की कहानी दिखाती है कि सिंगल मार्केट पर डिपेंड रहना कितना रिस्की है, खासकर जब प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ पिवट करना एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। ये इंडिया की ओवरऑल फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी से भी अलाइन करता है, जो ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स करके अपने ट्रेड पोर्टफोलियो को डी रिस्क और डाइवर्सिफाई करना चाहती है। स्मार्ट मूव है ये। मेंस के लिए से क्या टेकअवेज हैं? पहला, ये प्रोटेक्शनिज्म का डेवलपिंग इकोनॉमीज पर असर दिखाता है। कैसे डेवलप्ड कंट्रीज के ट्रेड मेजर्स डेवलपिंग नेशंस के स्पेसिफिक सेक्टर्स को और उनसे जुड़े लाखों लोगों की लाइवलीहुड को इफेक्ट कर सकते हैं। इसे ग्लोबलाइजेशन की चैलेंजेस और WTO की भूमिका पर आंसर्स में यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस दिखाता है। तीसरा, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स NTBs का रोल दिखाता है। ट्रेड प्रमोशन के लिए सिर्फ टैरिफ्स हटाना काफी नहीं, SPS जैसे NTBs को भी एड्रेस करना जरूरी है, जिसके लिए डिप्लोमेटिक और टेक्निकल एफर्ट्स चाहिए। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके? शॉर्ट टर्म में तो एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, जॉब्स का लॉस हो सकता है। मीडियम टर्म में ऑस्ट्रेलिया मार्केट से नया रेवेन्यू स्ट्रीम मिल सकता है, थोड़ी राहत मिलेगी। लॉन्ग टर्म में ये इंसिडेंट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को और ज्यादा एग्रेसिवली नए एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढने के लिए पुश करेगा। इंडियन एक्सपोर्ट बास्केट और डाइवर्सिफाइड हो सकता है। वे फॉरवर्ड,
सरकार और इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी बॉडीज को एग्रेसिवली नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने चाहिए। ट्रेड डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना होगा। एनटीबीज हटाने के लिए नेगोशिएशंस करनी होंगी। WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का यूज जारी रखना होगा अनफेयर ड्यूटीज के खिलाफ। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पर फोकस करना होगा ताकि SPS इश्यूज ना आए। क्रॉस लिंक्स। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड वॉर्स, SPS मेजर्स, WTO, MPEDA, रॉड डीटैप स्कीम, remission of duties and taxes on exported products. इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 3.1 नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल एस्केलेटिंग रीजनल टेंशंस। अब चलते हैं कोरियन पेनिनसुला की ओर। नॉर्थ कोरिया ने आज 22 अक्टूबर को अपने ईस्टर्न कोस्ट से समुद्र की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। साउथ कोरिया ने कंफर्म किया है प्योंगयांग की ये हरकतें रीजन में मिलिट्री टेंशन बढ़ा रही हैं। आवाज में थोड़ी गंभीरता लानी होगी यहाँ। हाँ, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का खुला उल्लंघन है। नॉर्थ कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज करने और न्यूक्लियर टेस्ट करने पर प्रतिबंध है। बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है और ये UNSC रेजोल्यूशंस क्यों हैं? बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो पहले रॉकेट से ऊपर जाती है, सब ऑर्बिटल पाथ लेती है और फिर ग्रेविटी के अंडर अपने टारगेट पर वॉरहेड डिलीवर करती है। इनिशियल बूस्ट के बाद अनपावर्ड फ्लाइट होती है। UNSC रेजोल्यूशंस नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को रोकने के लिए लगाए गए हैं क्योंकि उसे ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाता है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT और कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज का भी ये उल्लंघन है। तो नॉर्थ कोरिया ये सब करता क्यों है? इसे ब्रिंकमैनशिप कहते हैं शायद। हाँ, ब्रिंक्समैनशिप मतलब जानबूझकर डेंजर के एज तक जाना, क्राइसिस एस्केलेट करना ताकि दूसरी पार्टी डर कर आपकी बात मान ले। नॉर्थ कोरिया इसे डिप्लोमैटिक लेवरेज पाने के लिए यूज करता है। मिसाइल टेस्ट के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 1. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हर टेस्ट से उन्हें अपनी मिसाइल टेक रिफाइन करने के लिए डेटा मिलता है। 2. डोमेस्टिक सिग्नलिंग, अपनी जनता को दिखाना कि रेजीम कितना स्ट्रांग है, नेशनल प्राइड बूस्ट करना, प्रोपेगेंडा टूल है ये। 3. इंटरनेशनल लेवरेज, US और उसके एलाइज साउथ कोरिया जापान को नेगोशिएशन टेबल पर अपनी शर्तों पर लाना, क्राइसिस क्रिएट करके कंसेशंस मांगना, जैसे सैंक्शंस में ढील या US साउथ कोरिया के मिलिट्री ड्रिल्स को कम करवाना। ये एक तरह का गेम ऑफ नर्व्स है। इसका ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम पर क्या असर पड़ता है? ये नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम जो NPT पर बेस्ड है के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब नॉर्थ कोरिया जैसे देश बार बार नियमों को तोड़ते हैं और कोई खास कॉन्सिक्वेंस नहीं होता तो रेजिम की क्रेडिबिलिटी कम होती है। UNSC की अथॉरिटी अंडरमाइन होती है। इससे रीजनल आर्म्स रेस का खतरा भी बढ़ता है। हो सकता है साउथ कोरिया और जापान भी अपने नॉन न्यूक्लियर पोस्चर पर रिकंसिडर करने लगें। इंडिया का क्या स्टांस है इस पर? इंडिया ने हमेशा नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट्स को कंडेम किया है। भारत इसे रीजनल और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है। भारत नॉर्थ कोरिया के प्रोलिफरेशन लिंक्स को लेकर भी चिंतित रहा है, खासकर पाकिस्तान के साथ। इंडिया कोरियन पेनिनसुला के कंप्लीट, वेरीफाइबल एंड इरिवर्सिबल डी-न्यूक्लियराइजेशन CVID का सपोर्ट करता है और डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू सोल्यूशन निकालने पर जोर देता है। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस लेटेस्ट लॉन्च के? शॉर्ट टर्म में तो साउथ कोरिया, जापान, US फोर्सेस में मिलिट्री अलर्टनेस बढ़ेगी, कंडेमनेशंस आएंगी UNSC से, इंडिविजुअल कंट्रीज से। मीडियम टर्म में एस्केलेशन का खतरा बना रहेगा। हो सकता है नॉर्थ कोरिया और टेस्ट्स करें या शायद 7th न्यूक्लियर टेस्ट भी कर दे। नए सैंक्शंस लग सकते हैं पर उनका असर कितना होगा कहना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में डर ये है कि नॉर्थ कोरिया एक डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा और CVID का गोल और मुश्किल हो जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है? यूनिफाइड इंटरनेशनल प्रेशर। UNSC में यूनिटी बहुत ज़रूरी है, जिसमें चाइना और रशिया का कॉपरेशन भी शामिल हो। हालांकि जियोपॉलिटिकल राइवलरीज के चलते ये मुश्किल होता जा रहा है। डायलॉग चैनल्स ओपन रखने होंगे, नॉर्थ कोरिया को इंगेज करने के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। US और उसके एलाइज अपना डिटेरेंस पोस्चर स्ट्रेंथन करेंगे। रीजनल पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा। क्रॉस लिंक्स, US साउथ कोरिया अलायंस, US जापान अलायंस, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs, हाइपरसोनिक मिसाइल्स,
6 पार्टी टॉक्स जो अब डिफंक्ट हैं, UNSC सैंक्शंस regime 3.2 इंडिया अपग्रेड्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू अ फुल-फ्लेज्ड एम्बेसी। अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान से भारत सरकार ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को ऑफिशियली एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी ऑफ इंडिया में अपग्रेड कर दिया है। ये फैसला अफगान फॉरेन मिनिस्टर की हालिया इंडिया विजिट के बाद आया है। अफगानिस्तान की करंट डिस्पेंसेशन के साथ एंगेजमेंट गहरा करने का सिग्नल है ये। इस खबर को थोड़ा महत्व देके बताना होगा। हाँ, ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मूव है। इंडिया की अफगानिस्तान पॉलिसी में क्लियर शिफ्ट दिख रहा है। ये टेक्निकल मिशन क्या था? एम्बेसी से कैसे अलग है? देखिए, अगस्त 2021 में तालिबान टेक ओवर के बाद इंडिया ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया था। फिर जून 2022 में इंडिया ने एक टेक्निकल टीम भेजी। ये एक लिमिटेड मैंडेट वाला डिप्लोमेटिक प्रेजेंस था, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड कोऑर्डिनेशन देखना, कुछ कॉन्सुलर सर्विसेज देना, बेसिक कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखना। इम्पॉर्टेंटली, ये होस्ट गवर्नमेंट को फुल पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दिए बिना किया गया था। एम्बेसी ऑन द अदर हैंड हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव और फॉर्मल रिलेशनशिप दिखाती है। तो क्या इंडिया ने तालिबान रेजिम को रिकॉग्नाइज कर लिया है? नहीं, ये समझना जरूरी है। इंडिया ने तालिबान रेजिम को डेजोरे रिकॉग्निशन, कानूनी मान्यता अभी भी नहीं दी है। ये अपग्रेड डी फैक्टो एंगेजमेंट, व्यवहारिक संबंध को डीपन करने का कदम है। मतलब आप रूलिंग अथॉरिटी से प्रैक्टिकल मैटर्स पे इंटरैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन आप उसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। इंडिया यही कर रहा है। प्रीलिम्स के लिए की पॉइंट्स: एंगेजमेंट डीपन करना, डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ाना, रिकॉग्निशन स्टेटस, डी फैक्टो एंगेजमेंट, नो डी जूरे रिकॉग्निशन। मीन्स पर्सपेक्टिव से ये शिफ्ट क्यों? कॉशियस आइसोलेशन से प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट की तरफ क्यों जा रहा है भारत? ये इंडिया की अफगानिस्तान पॉलिसी का एवोल्यूशन है। इनिशियली तालिबान टेक ओवर के बाद वेट एंड वॉच अप्रोच था, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। फिर 2022 में टेक्निकल टीम भेजना री एंगेजमेंट का पहला कदम था। अब एम्बेसी में अपग्रेड करना दिखाता है कि इंडिया ने रियलिस्ट असेसमेंट किया है अपने नेशनल इंटरेस्ट्स का। आइसोलेशन से इंडिया के स्ट्रेटेजिक स्पेस के श्रिंक होने का खतरा था और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कंट्रीब्यूशन भी मुश्किल होता। तो ये प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट की पॉलिसी है। स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स क्या हैं इस एंगेजमेंट के पीछे? क्या हासिल करना चाहता है भारत? इसके पीछे कई स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं। नंबर 1, काउंटरिंग टेररिज्म। काबुल में डायरेक्ट प्रेजेंस जरूरी है तालिबान लीडरशिप से एंगेज करने के लिए, ताकि अफगान सॉइल इंडिया के खिलाफ यूज न हो। LET, JM जैसे ग्रुप्स को वहां सेफ हेवन न मिले, इस पर प्रेशर बनाए रखना। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। रीजन में पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। अगर इंडिया डिप्लोमेटिक वैक्यूम छोड़ देता तो एडवर्सरीज को और ज्यादा स्पेस मिल जाता। 3, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पीपल। इंडिया ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम, रोड्स एटसेट्रा में $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। एम्बेसी एंड एसेट्स को प्रोटेक्ट करने और वहां रह रहे इंडियन सिटीजन्स या माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कॉन्सुलर सर्विसेज देने में मदद करेगी। 4, ह्यूमैनिटेरियन रोल। इंडिया अफगानिस्तान को फूड ग्रेन्स, मेडिकल सप्लाईज जैसी ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। एम्बेसी होने से ये एड इफेक्टिवली डिलीवर करने में मदद मिलेगी और इंडिया की एक रिलायबल पार्टनर की इमेज बनेगी अफगान लोगों के बीच। ये तो बड़ा डेलिकेट बैलेंस है, एंगेज भी करना है पर रिकॉग्नाइज भी नहीं करना। हाँ बिल्कुल, ये एक न्यूआंस्ड डिप्लोमेटिक स्टैंस है। अपग्रेड बिना रिकॉग्निशन के ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। डी फैक्टो रूलर्स से फंक्शनल एंगेजमेंट, ताकि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों पर साथ ही इंटरनेशनल कंसेंसस के साथ अलाइन भी रहना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं तालिबान से इंक्लूसिव गवर्नेंस, विमेंस राइट्स का रिस्पेक्ट और काउंटर टेररिज्म पर कॉन्क्रीट एक्शन। इंडिया भी इन मुद्दों को उठाता रहेगा। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस मूव के? शॉर्ट टर्म में इंडिया की डिप्लोमेटिक और ऑपरेशनल कैपेसिटी काबुल में बढ़ेगी। मीडियम टर्म में तालिबान रेजीम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल खुलेगा, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन बेहतर हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को अफगानिस्तान के फ्यूचर में एक की स्टेक होल्डर के रूप में पोजीशन करेगा। वे फॉरवर्ड, आगे भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कंडीशनल एंगेजमेंट जारी रखना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को तालिबान के कॉन्क्रीट एक्शंस, इंक्लूसिविटी, ह्यूमन राइट्स, काउंटर टेररिज्म से लिंक करना जारी रखें। रीजनल कंसेंसस बनाने पर जोर देना चाहिए, मॉस्को फॉर्मेट, UN जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके।
और सबसे जरूरी, फोकस ऑन पीपल, ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस जारी रखें, अफगान लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाए रखें। क्रॉसलिंक्स। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन अफगानिस्तान, रियल पॉलिटिक, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। 3.3 इजराइल हमास सीज फायर, एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस रिमेन्स कंटिन्यूज। अब मिडिल ईस्ट चलते हैं। 10 अक्टूबर से जो इजराइल हमास सीज फायर संघर्ष विराम चल रहा है, उसके तहत एक प्रोसेस जारी है। हमास ने गाजा में 2 और इजरायली हॉस्टेजेस के रिमेन्स इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC को सौंपे हैं। ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। सुनने में आया है कि इजराइल हर डिसीज्ड हॉस्टेज के बदले 15 पैलेस्टीनियंस की बॉडीज रिलीज कर रहा है। ये काफी संवेदनशील मामला है। हाँ, ये सीजफायर एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। सीजफायर मतलब टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, एक तरह का ट्रूस। इसमें ICRC का क्या रोल है? ICRC जो जेनीवा बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ एक न्यूट्रल इंटरमीडियरी का रोल निभा रही है। क्योंकि इजराइल और हमास के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ICRC इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है, लॉजिस्टिक्स देखती है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL के प्रिंसिपल्स का पालन इंश्योर करती है। IHL आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट्स को लिमिट करने के रूल्स का सेट है, जो नॉन कम्बैटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है और मृतकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार पर जोर देता है। ICRC का रोल यहाँ इंडिस्पेंसिबल है। प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स हैं? न्यूट्रल इंटरमीडियरी कौन है? रेड क्रॉस, ICRC। सीज फायर कब से लागू है? अक्टूबर 10, 2025 से। हाइपोथेटिकल डेट फ्रॉम आउटलाइन। नंबर्स, अब तक 13 रिमेन्स इजराइल को रिटर्न हुए हैं, 13 अभी पेंडिंग है। रेसिप्रोसिटी, हाँ, पैलेस्टीनियन बॉडीज भी रिलीज हो रही हैं। मीन्स पर्सपेक्टिव से देखें तो इस एक्सचेंज का क्या सिग्निफिकेंस है? ह्यूमैनिटेरियनिज्म एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। देखिए, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इतना इंट्रैक्टेबल है, इतना डीप रूटेड मिसट्रस्ट है दोनों साइड्स में। ऐसे में ये रिमेन्स का एक्सचेंज, भले ही कितना दुखद हो, एक रेयर फंक्शनल CBM है। ये दिखाता है कि कोर पॉलिटिकल इश्यूज भले ही अनरिजॉल्व्ड हों, पर इस सेंसिटिव ह्यूमैनिटेरियन इशू पर कोऑपरेशन संभव है। दोनों सोसाइटीज के लिए अपने मृतकों को वापस पाना और उनका अंतिम संस्कार करना बहुत इमोशनल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। इससे मिनिमल ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, कम्युनिकेशन का एक चैनल खुलता है, डीएस्कलेशन में मदद मिलती है। न्यूट्रल इंटरमीडियरीज का रोल कितना क्रिटिकल है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में? बहुत ज्यादा। ये ISRC जैसे न्यूट्रल थर्ड पार्टीज की इंडिस्पेंसिबिलिटी दिखाता है। जहां डायरेक्ट नेगोशिएशन इम्पॉसिबल है, वहां ये ऑर्गेनाइजेशंस न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी के मैंडेट के साथ ये गैप फिल करते हैं। वो लॉजिस्टिकल और डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेस की डिग्निटी मेंटेन करते हैं और IHL कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। लेकिन ये सीज फायर कितना फ्रेजाइल है? क्या ये एक्सचेंज प्रोसेस पूरा हो पाएगा? सीजफायर्स अक्सर बहुत फ्रजाइल होते हैं, खासकर इस कॉन्फ्लिक्ट में। एक्सचेंज पॉजिटिव स्टेप है, पर ये फ्रजाइल सीजफायर के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। प्रोसेस स्लो है, इसमें चैलेंजेस हैं। US वाइस प्रेसिडेंट ने भी पेशेंस रखने की अपील की है। कोई भी बड़ा वायलेशन जैसे फायरिंग या अटैक इस पूरी प्रोसेस को डीरेल कर सकता है, चिंता बनी रहती है। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो ये फ्यूचर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन के लिए प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, जैसे लिविंग प्रिजनर्स का एक्सचेंज या एड फैसिलिटेशन पर अग्रीमेंट। लॉन्ग टर्म में ये कोर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करेगा, पर ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करने और फ्यूचर पीस टॉक्स की पॉसिबिलिटी को जिंदा रखने के लिए एसेंशियल है। वे फॉरवर्ड। पहला, सीजफायर सस्टेन करें। ये सबसे जरूरी है ताकि ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज कंप्लीट हो सके। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन को एक्सपैंड करें, जैसे गाजा में एड एक्सेस बढ़ाना। तीसरा, पॉलिटिकल ट्रैक को रिवाइव करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर द क्वार्टेट, UN, US, EU, रशिया को मीनिंगफुल पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव करने के एफर्ट्स डबल करने होंगे। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात फिर से करनी होगी। क्रॉसलिंक्स। ओस्लो अकॉर्ड्स, कैम्प डेविड अकॉर्ड्स, द क्वार्टेट, 2 स्टेट सोल्यूशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिनेवा कन्वेंशंस, रोल ऑफ न्यूट्रल इंटरमीडियरीज। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। 4.8 दिल्ली की पोस्ट दिवाली एयर क्वालिटी प्लमट्स टू हैजर्डस लेवल्स। और फिर वही कहानी, दिवाली के बाद दिल्ली का दम घुट रहा है। एयर क्वालिटी हैजर्डस खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। स्विस कंपनी IQ एयर के मुताबिक दिल्ली दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड मेजर सिटी थी। AQI 442, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 442। CPCB का अपना डेटा भी 350 था, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। ये वाकई अलार्मिंगली हाई है।
और सिर्फ AQI नहीं, PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन WHO की एनुअल गाइडलाइन से 59 गुना ज़्यादा था, 59 टाइम्स। ये एनुअल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जो फायर क्रैकर्स, पड़ोसी राज्यों में स्टबल बर्निंग और मौसम का कॉकटेल है। कब सुधरेंगे हम? लीगल फ्रेमवर्क क्या है एयर पोल्यूशन को लेकर? कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं? लीगल फ्रेमवर्क में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू क्लीन एनवायरमेंट से जोड़ा है। इंस्टीट्यूशंस में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT और NCR के लिए खास कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM है। कॉन्सेप्ट्स हैं AQI, PM 2.5, PM 10, स्टबल बर्निंग, पराली, थर्मल इन्वर्जन, ग्रीन क्रैकर्स। ये टर्म्स थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे? AQI, PM 2.5, थर्मल इन्वर्जन। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सिंपल नंबर है जो डेली एयर क्वालिटी बताता है। अलग अलग पोल्यूटेंट्स PM 2.5, PM 10, ओजोन एटसेट्रा को मिला के बनता है। PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। ये इतने छोटे होते कि सांस के साथ लंग्स में गहरे चले जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में भी घुस सकते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं। स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना, पंजाब, हरियाणा, यूपी में किसान फसल काटने के बाद खेत में बचे अवशेष जला देते हैं, जिसका धुआं दिल्ली NCR तक आता है। थर्मल इन्वर्जन एक मीटियोरलॉजिकल फिनोमेना है। सर्दियों में अक्सर रात में जमीन ठंडी हो जाती है, उसके ऊपर गर्म हवा की लेयर बन जाती है। ये गर्म लेयर नीचे की ठंडी हवा को, जिसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं, ट्रैप कर लेती है, उन्हें ऊपर उठकर डिस्पर्स नहीं होने देती। इमेजिन करें एक ढक्कन लग गया शहर के ऊपर। तो इस साल भी फायर क्रैकर्स बैन थे, फिर भी इतना पोल्यूशन। ग्रीन क्रैकर्स का क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंशनल क्रैकर्स पर बैन लगाया था, पर लिमिटेड टाइम के लिए ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए थे। ग्रीन क्रैकर्स कम पोल्यूशन करते हैं, पर जीरो पोल्यूशन नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कंप्लायंस बहुत कम थी। कन्वेंशनल क्रैकर्स भी खूब चले। इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें फेल रहीं। अमिताभ कांत, जो G20 शर्पा रहे हैं, उनका एक क्रिटिकल स्टेटमेंट भी आया है इस पर। मीन्स एनालिसिस क्या कहता है? ये सिर्फ लोगों की गलती है या गवर्नेंस फेलियर? ये एक विकेड प्रॉब्लम है, जैसा एनवायरमेंटल स्टडीज में कहते हैं। मतलब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इंटरकनेक्टेड कॉजेज हैं, कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। और ये मल्टी लेवल गवर्नेंस फेलियर दिखाता है। जुडिशियल ओवररीच, इनइफेक्टिवनेस, SC का माइक्रो मैनेज करना, जैसे ग्रीन क्रैकर वाला कॉम्प्रोमाइज, जमीन पर इफेक्टिव नहीं रहा। कोर्ट्स के पास एनफोर्समेंट मशीनरी नहीं होती। ये जुडिशियल इंटरवेंशन की लिमिटेशंस दिखाता है। एग्जीक्यूटिव अपैथी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेंटर और NCR स्टेट्स, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उनकी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन फेल होता दिखता है हर साल। स्टबल बर्निंग का वायबल, स्केलेबल ऑल्टरनेटिव देने में कमी रही है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेहिकुलर पॉल्यूशन रोकने के नॉर्म्स का एनफोर्समेंट वीक है। आप सही कह रहे हैं, हर साल यही होता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है। सिटीजन कंप्लिसिटी, फायर क्रैकर बैन का वाइड स्प्रेड वायलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी दिखाता है। कहीं ना कहीं कल्चरल प्रैक्टिसेस को पब्लिक हेल्थ पर प्रायोरिटी दी जा रही है। ये फंडामेंटल राइट्स का क्लैश भी है। बिल्कुल। एक तरफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर शामिल है। दूसरी तरफ आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसे कुछ लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस से जोड़ते हैं। अमिताभ कांत का बयान, चूजिंग द राइट टू बर्न क्रैकर्स ओवर द राइट टू लिव, इसी स्टार्क एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइस को हाईलाइट करता है। ये GS2 और GS4 एथिक्स के लिए एक पोर्टेंट केस स्टडी है। इसके इकोनॉमिक और हेल्थ कॉस्ट्स क्या हैं? इमेंस। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ता है, रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ती हैं, बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर पड़ता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, लोग बीमार होते हैं तो काम पर नहीं जा पाते, टूरिज्म हिट होता है। तो ये सिर्फ एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं, पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ेगी, स्कूल्स बंद हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पर बैन लग सकता है, GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक्टिवेट होगा। मीडियम टर्म में दिल्ली की इकोनॉमी और इमेज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पर प्रेशर बढ़ेगा कुछ करने का। लॉन्ग टर्म में इंडो गैंगेटिक प्लेन के रेजिडेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। इंडिया के क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन कंट्रोल पर जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं वो अंडरमाइन होंगे। वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है? सिर्फ दिवाली के आसपास नहीं, लॉन्ग टर्म में। रिएक्टिव मेजर्स की जगह सस्टेन्ड ईयर राउंड एक्शन प्लान चाहिए। CAQM जैसी एम्पावर्ड बॉडी को इसे मैनेज करना होगा,
स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टबल बर्निंग को टैकल करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेंटर को स्टेट्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना होगा वायबल अल्टरनेटिव्स के लिए, जैसे पूसा बायोडिकम्पोजर का मास अडॉप्शन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मशीनरी सब्सिडी। एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट करना होगा पोल्यूशन नॉर्म्स का इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। और सबसे जरूरी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। बिहेवियर चेंज के लिए मैसिव कैंपेन जरूरी है। इसे पब्लिक हेल्थ इशू की तरफ फ्रेम करना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रॉस लिंक्स। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NACAP, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, एनवायरमेंटल जस्टिस, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5.1 IIT मद्रास to host ICT Summit focusing on India's transition to a solution architect। अब टेक की दुनिया में चलते हैं। IIT मद्रास गेट्स, जो एक B2B प्लेटफॉर्म है, के साथ मिलकर 5-7 नवंबर को गेट्स इंडिया ICT चैनल समिट 2025 ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें ICT सेक्टर के की प्लेयर्स स्ट्रेटेजिक इश्यूज डिस्कस करेंगे। मेन थीम है इंडिया का सर्विस प्रोवाइडर से सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना। ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। हाँ, ये इंडिया के IT सेक्टर के एवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन को दिखाता है। सर्विस प्रोवाइडर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में क्या फर्क है? देखिए, सर्विस प्रोवाइडर मॉडल में इंडियन IT कंपनीज ज़्यादातर क्लाइंट के बताए काम करती थी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सपोर्ट, BPO सर्विसेज। इसमें कॉस्ट आर्बिट्राज, मतलब कम लागत का फ़ायदा उठाना, मेन एडवांटेज था। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल है। इसमें आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि क्लाइंट की कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके लिए कॉम्प्रहेंसिव एंड-टू-एंड सॉल्यूशंस डिज़ाइन और बिल्ड करते हैं। इसमें डीप डोमेन एक्सपर्टीज, इनोवेशन और R&D लगता है। ये वैल्यू चेन में ऊपर जाने जैसा है। कोई एनालॉजी? जैसे एक दर्जी है जो आपके दिए कपड़े सिल देता है, सर्विस प्रोवाइडर, और एक फैशन डिजाइनर है जो कपड़े का कॉन्सेप्ट सोचता है, डिजाइन करता है और फिर बनवाता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। जाहिर है डिजाइनर की वैल्यू ज्यादा है। ICT चैनल क्या होता है? ICT चैनल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स का नेटवर्क, जो टेक्नोलॉजी वेंडर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, HP को एंड यूजर्स, बिजनेसेस, कंज्यूमर्स से जोड़ता है। ये टेक्नोलॉजी को मार्केट तक पहुंचाने का चैनल है। प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स हैं इस समिट से? ऑर्गेनाइजर्स कौन है? IIT मद्रास और गेट्स। की थीम, इंडियाज शिफ्ट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। की पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? IITM, रेडिंगटन ग्रुप, बड़ा IT डिस्ट्रीब्यूटर, जोहो कॉर्पोरेशन, प्रोडक्ट कंपनी जैसे प्लेयर्स। फोकस एरियाज क्या होंगे? AI लेड मार्केटिंग, स्टार्टअप इनोवेशन, स्किल बिल्डिंग। मीन्स एनालिसिस। ये शिफ्ट क्यों जरूरी है इंडियन IT के लिए? ये शिफ्ट इंडियन IT इंडस्ट्री के सर्वाइवल और फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। डेकेड्स तक हमारी सक्सेस कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल पर बेस्ड थी, लेकिन अब वो मॉडल ऑटोमेशन, AI और दूसरे लो कॉस्ट कंट्रीज से कंपटीशन के कारण वल्नरेबल हो गया है। मार्जिन्स कम हो रहे हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना हायर वैल्यू, इनोवेशन ड्रिवन मॉडल की तरफ शिफ्ट है। इसमें प्रोप्राइटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP बनाना, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप करना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डिजाइन करना शामिल है। यही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ लाएगा। इंडिया को सिर्फ बैक एंड ऑफिस नहीं, बल्कि इनोवेशन हब बनना होगा। इसमें IIT मद्रास जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है? IIT मद्रास का इन्वॉल्वमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। ये दिखाता है कि एकेडेमिया का रोल अब सिर्फ स्किल्ड लेबर सप्लाई करना नहीं है। IITs अब डीप टेक रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हब्स बन रहे हैं। ये समिट एकेडेमिया, IITM, इंडस्ट्री, रेडिंगटन, जोहो और स्टार्टअप इकोसिस्टम, गेट्स प्लेटफॉर्म के थ्रू के बीच सिनर्जी बनाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसी सिनर्जी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का क्या रोल है इसमें? AI का जिक्र है? हाँ, AI लेड मार्केटिंग जैसे टॉपिक्स पर फोकस दिखाता है कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होगा। AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज में एक्सपर्टीज डेवलप करना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाना इंडियन कंपनीज को ग्लोबल बिजनेसेस के लिए इंडिस्पेंसिबल पार्टनर्स बना सकता है, सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइडर्स नहीं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस ट्रांजिशन के?
शॉर्ट टर्म में तो ये समिट नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग, न्यू पार्टनरशिप्स बनाने में मदद करेगा। मीडियम टर्म में ये आईसीटी इंडस्ट्री के फ्यूचर डायरेक्शन के लिए रोड मैप बनाने में हेल्प करेगा, R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया में एक ज़्यादा रिजिलियंट, प्रॉफिटेबल टेक इंडस्ट्री बनेगी, हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडिया ग्लोबल टेक लैंडस्केप में एक लीडर बन सकता है। वे फॉरवर्ड। इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? पहला, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस को और स्ट्रेंथन करना होगा, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स बढ़ाने होंगे। दूसरा, सरकार को R&D और IP क्रिएशन को इंसेंटिवाइज करना होगा, पॉलिसी सपोर्ट करें। तीसरा, स्किलिंग पर फोकस करना होगा, वर्कफोर्स को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए अपस्किल और रीस्किल करना होगा। चौथा, एक सपोर्टिव स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना होगा जो इनोवेशन को फॉस्टर करे। क्रॉसलिंक्स। National Policy on Software Products 2019, Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0, Digital India, Make in India, Startup India, Digital Transformation, Value Chain Analysis, 5.2, Study on Chimpanzee Alcohol Consumption, provides evidence for drunken monkey hypothesis. क्या आप जानते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजीज रोजाना पके फर्मेंटेड फल खाकर अच्छी खासी मात्रा में इथेनॉल, अल्कोहल पी जाते हैं। युगांडा के केबाले नेशनल पार्क में हुई एक नई स्टडी जो साइंस एडवांसेस जर्नल में पब्लिश्ड हुई है, यही बताती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की रिसर्च है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। स्टडी के अनुसार चिम्स रोज औसतन 1 से 2 ग्लास वाइन के बराबर एथेनॉल कंज्यूम करते हैं, जो उन्हें नेचुरली फर्मेंट हुए फलों से मिलता है। और ये रॉबर्ट डडली की ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। ये हाइपोथेसिस क्या है? ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट डडली ने 2014 में दी थी। ये कहती है कि प्राइमेट्स, जिसमें ह्यूमंस और उनके एंसेस्टर्स भी शामिल हैं, का एथेनॉल यानी अल्कोहल के प्रति जो अट्रैक्शन है वो एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए पके हुए फल में अल्कोहल की हल्की स्मेल एक रिलायबल क्यू थी, एक संकेत था कि ये फल न्यूट्रिशियस है, कैलोरी रिच है, खाने लायक है। इमेजिन कीजिए जंगल में फल ढूंढना कितना मुश्किल होता होगा, तो ये स्मेल एक शॉर्टकट था। एथेनॉल क्या है और मेटाबॉलिज्म? एथेनॉल वही अल्कोहल है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में होता है। ये शुगर्स के फर्मेंटेशन से बनता है, यीस्ट द्वारा। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस हैं जो लाइफ सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं। डडली की हाइपोथेसिस ये भी कहती है कि एथेनॉल को एफिशिएंटली मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी हमारे एंसेस्टर्स के लिए एडवांटेजेस रही होगी, ताकि वो फर्मेंटेड फल खा सकें बिना बीमार पड़े। प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है? स्टडी लोकेशन केबाले नेशनल पार्क, युगांडा। की फाइंडिंग, चिम्प्स राइप फर्मेंटेड फ्रूट से नेचुरली अकरिंग अल्कोहल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 वाइन ग्लासेस इक्विवेलेंट डेली। हाइपोथेसिस सपोर्टेड, ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। प्रोपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस रॉबर्ट डडली। चिम्प्स की सिग्निफिकेंस, ह्यूमंस के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं, अप्रॉक्स 98.8% DNA मैच। इसलिए ह्यूमन एवोल्यूशन और बिहेवियर स्टडी करने के लिए एक्सीलेंट मॉडल हैं। मैं रिपीट करती हूँ, 98.8% DNA मैच। मेंस के लिए इसका क्या रेलेवेंस है? ह्यूमन एवोल्यूशन और बिहेवियर को समझने में कैसे मदद करती है ये स्टडी? बायोलॉजिकल ट्रेट हो सकता है। मिलियंस ऑफ इयर्स तक फ्रूट में लो कॉन्सेंट्रेशन एथेनॉल डिटेक्ट करना और कंज्यूम करना सर्वाइवल के लिए एडवांटेजेस था, क्योंकि ये शुगर्स और कैलोरीज का सिग्नल था। हमारी बॉडीज लो लेवल एथेनॉल हैंडल करने के लिए इवॉल्व हुई। हमारे पास एंजाइम्स हैं जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो इसे मेटाबोलाइज करते हैं। तो फिर मॉडर्न हेल्थ इश्यूज जैसे अल्कोहलिज्म से इसका क्या कनेक्शन है? यहीं पर आता है इवोल्यूशनरी मिसमैच का कॉन्सेप्ट। हमारा इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड हमें लो कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल जो फाइब्रस फ्रूट के साथ मिलता था उसे हैंडल करने के लिए तैयार करता है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस लेते हैं, अक्सर ज्यादा मात्रा में और बिना खाने के। हमारी बॉडी इस मॉडर्न पैटर्न ऑफ कंज्यूमशन के लिए वेल अडेप्टेड नहीं है। यही मिसमैच अल्कोहलिज्म
और अल्कोहल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक पोटेंशियल बायोलॉजिकल बेसिस हो सकता है। ये समझने में मदद करता है कि ये समस्याएं सिर्फ विल पावर की कमी या मॉरल फेलिंग नहीं है, बल्कि हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और मॉडर्न एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का नतीजा हो सकती हैं। ये साइंटिफिक मेथड का भी अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, एक हाइपोथेसिस थी डडलीज की, फिर उसे टेस्ट करने के लिए एम्पेरिकल स्टडी की गई, चिम्प्स के खाए फलों में अल्कोहल मेजर किया गया, उनके यूरिन में मेटाबोलाइट्स देखे गए। फाइंडिंग्स ने हाइपोथेसिस को कोरॉबोरेटिंग एविडेंस दिया। साइंस ऐसे ही प्रोग्रेस करती है, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, एविडेंस, रिफाइनमेंट। इम्प्लीकेशंस क्या है इस रिसर्च के? शॉर्ट टर्म में इसने साइंटिफिक डिबेट में सिग्निफिकेंट एविडेंस ऐड किया है। मीडियम टर्म में ये अल्कोहल मेटाबॉलिज्म की जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर फर्दर रिसर्च स्टिमुलेट करेगी। लॉन्ग टर्म में ये अल्कोहलिज्म की पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को और न्यूएंस्ड बना सकती है। इसे सिर्फ एक सोशल या साइकोलॉजिकल इशू ना देखकर एवोल्यूशनरी प्रीडिस्पोजिशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना। वे फॉरवर्ड आगे क्या रिसर्च हो सकती है? फर्दर रिसर्च हो सकती है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या चिम्प्स एक्टिवली हायर अल्कोहल कंटेंट वाले फल प्रेफर करते हैं, क्या उन्हें अल्कोहल से कोई इफेक्ट होता है। पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की इनसाइट्स यूज की जा सकती हैं रिस्पॉन्सिबल अल्कोहल कंजम्पशन प्रमोट करने के लिए। और हाँ, कंजर्वेशन के बाले जैसे नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है, जहां हम अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव्स के बिहेवियर को स्टडी करके खुद को बेहतर समझ सकते हैं। क्रॉस लिंक्स, Evolutionary mismatch hypothesis, human-primate genetic similarity, evolutionary biology, anthropology, public health, addiction studies, nutritional anthropology. इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। 6.1 इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस IOR में सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा करेगी। अब बात देश की सुरक्षा की। इंडियन नेवी के बायनियल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन आज से 24 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें इंडियन ओशन रीजन IOR की सिक्योरिटी सिचुएशन रिव्यू होगी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस असेस होगी और नेवी के फ्यूचर रोड मैप पर चर्चा होगी। और इसका बैकड्रॉप है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम थोड़ा इंट्रीगिंग है, आवाज में गंभीरता और महत्व लाना होगा। हाँ, ये नेवी की एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है जहां टॉप कमांडर्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र बताता है कि हाल के दिनों में नेवी ने कुछ महत्वपूर्ण हाई टेम्पो ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं जो शायद कॉम्बैट रेडीनेस या किसी स्पेसिफिक कंटिजेंसी रिस्पांस से जुड़े हों। सोर्स में इसकी डिटेल्स नहीं है, पर यह कॉन्फ्रेंस के बैकड्रॉप के तौर पर सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या फोकस रहेगा? सिलेबस लिंकेज? फोकस एरियाज होंगे IOR में सिक्योरिटी चैलेंजेस, नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और रेडीनेस, इंटर सर्विस जॉइंटनेस और इंटर ऑपरेबिलिटी और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे AI, बिग डेटा, ML का इंटीग्रेशन। सिलेबस के लिहाज से ये GS पेपर 3 में आता है। सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। कॉन्सेप्ट्स जैसे इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, विकसित भारत 2047, मेक इन इंडिया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडो पैसिफिक, जॉइंटनेस, इंटर ऑपरेबिलिटी, ये सब रेलेवेंट है। ये टर्म्स थोड़े एक्सप्लेन कर दीजिए। IOR, इंडो पैसिफिक, इंटरऑपरेबिलिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। बहुत क्रिटिकल है। ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी ट्रांजिट का मेजर रूट है। इंडो पैसिफिक एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंडियन और पैसिफिक ओशंस को एक सिंगल स्ट्रेटेजिक थिएटर के रूप में देखता है जहां मेजर पावर्स कंपीट कर रही हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है अलग-अलग मिलिट्री फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक साथ मिलकर इफेक्टिवली ऑपरेशंस करने की एबिलिटी। उनके सिस्टम्स, प्रोसीजर्स कंपैटिबल होने चाहिए। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब है जब कोई देश रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल विल रखता है। इंडिया IOR में ये रोल एस्पायर करता है। ऑपरेशन सिंधु का क्या मतलब हो सकता है? एनी गेसेस? स्पेक्यूलेशन ही कर सकते हैं। सिंदूर कल्चरली ऑस्पिशियस माना जाता है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या मैरिटाइम बाउंड्रीज की सैंक्टिटी से जुड़ा हो सकता है, या शायद किसी स्पेसिफिक एंटी पायरेसी, एंटी स्मगलिंग या स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन का कोड नेम हो। कॉन्फ्रेंस में इसकी रिव्यू होगी तो मतलब ये रीसेंट और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहा होगा। प्रीलिम्स फैक्ट्स। इवेंट सेकेंड बायनियल इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025। लोकेशन न्यू दिल्ली। की एजेंडा IOR सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिंदूर रिव्यू, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज,
इंटरऑपरेबिलिटी, डिसरप्टिव टेक इंटीग्रेशन, पॉलिसी लिंकेजेस, सागर, विकसित भारत 2047, मेक इन इंडिया, इंटर सर्विस कॉपरेशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और एयर चीफ भी एड्रेस करेंगे, जो जॉइंटनेस पर फोकस दिखाता है। मेन्स एनालिसिस। कॉन्फ्रेंस का मेन स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या है? पहला मैसेज है reinforcing India's role as net security provider in IOR। IOR में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, पायरेसी, मैरिटाइम टेररिज्म, इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग, और सबसे बड़ा चैलेंज है एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स, खासकर चाइना का बढ़ता मिलिट्री प्रेजेंस और असर्टिवनेस। नेवी की प्रिपेयर्डनेस और फ्यूचर रोडमैप रिव्यू करके इंडिया ये इंश्योर कर रहा है कि वो अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकें और रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। यही सागर डॉक्ट्रिन का एसेंस है। याद रखिएगा, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जॉइंटनेस पर इतना एम्फेसिस क्यों है? CDS और एयर चीफ क्यों आ रहे हैं? ये बहुत क्रिटिकल है। CDS और एयर चीफ का एड्रेस दिखाता है कि ट्राई सर्विसेज में ग्रेटर जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन पर कितना जोर है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA का की रिफॉर्म एजेंडा है। मॉडर्न वॉरफेयर इंटीग्रेटेड होता है, कोई भी सर्विस अकेले नहीं लड़ सकती। ये कॉन्फ्रेंस जॉइंट प्लानिंग, जॉइंट ऑपरेशंस, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में सिनर्जी बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। थिएटर कमांड्स बनाने की दिशा में भी ये इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी का रोल, AI, बिग डेटा। ये दिखाता है कि इंडियन नेवी लीडरशिप फ्यूचर वॉरफेयर को प्रोएक्टिवली देख रही है। मॉडर्न नेवल कॉम्बैट नेटवर्क सेंट्रिक और डेटा ड्रिवन होता जा रहा है। AI, बिग डेटा, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करना एसेंशियल है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑटोनोमस सिस्टम्स डेवलप करने के लिए, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए और अल्टीमेटली एडवर्सरी पर एज पाने के लिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और इंडिजिनाइजेशन मेक इन इंडिया थ्रू आत्मनिर्भर भारत फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने के लिए वाइटल हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस कॉन्फ्रेंस के? शॉर्ट टर्म में की ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाएंगे नेवी की इमीडिएट रेडनेस बढ़ाने के लिए। मीडियम टर्म में नेवी के एक्विजिशन और मॉडर्नाइजेशन प्लान्स फाइन ट्यून होंगे, जिसमें इंडिजिनाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज पर फोकस रहेगा। लॉन्ग टर्म में ये कॉन्फ्रेंस नेवी का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन शेप करेगी, जो इंडिया के ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और इंडो पैसिफिक में उसके रोल से अलाइन होगा। वे फॉरवर्ड, नेवी को किन एरियाज पर फोकस करना चाहिए? पहला, एक्सेलरेट इंडिजिनाइजेशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नेवल प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स में और तेजी से इंप्लीमेंट करना होगा। दूसरा, डीपन मैरिटाइम पार्टनरशिप्स, लाइक माइंडेड कंट्रीज, क्वाड पार्टनर्स, फ्रांस, UK, आसियान कंट्रीज के साथ इंटरऑपरेबिलिटी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ानी होगी। एक्सरसाइजेस जैसे मालाबार, मिलान को और स्ट्रेंथन करना होगा। तीसरा, इन्वेस्ट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, AI, अनमैन्ड सिस्टम्स, एयर, सरफेस, अंडर वाटर, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट करने के लिए डेडिकेटेड रोडमैप और इन्वेस्टमेंट चाहिए। चौथा, मैन पावर को फ्यूचर स्किल्स के लिए ट्रेन करना होगा। क्रॉसलिंक्स, क्वाड, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मालाबार एक्सरसाइज, मिलान एक्सरसाइज, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन, IFC IOR, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, MDA, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC सिक्योरिटी, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट। न्यू यूनेस्को डेटा। चिंताजनक स्वर में अब कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। एक परेशान करने वाली खबर यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GM टीम की नई रिपोर्ट से आई है। लैंडमार्क 1995 बीजिंग डिक्लेरेशन के लगभग 3 दशक बाद भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के बावजूद दुनिया भर में 133 मिलियन लड़कियां अभी भी स्कूल से बाहर हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 133 मिलियन। ये परसिस्टेंट जेंडर गैप्स और डीप सीटेड इनइक्वालिटीज दिखाता है, जो पॉवर्टी, लोकेशन, रीजनल डिस्पैरिटीज से और बढ़ जाती हैं। हाँ, ये आंकड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल और SDG 5 जेंडर इक्वालिटी हासिल करने की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 क्या था और जेंडर पैरिटी वर्सेस जेंडर इक्वालिटी में क्या फर्क है? बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 वुमेन्स राइट्स को एडवांस करने का एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट था। इसने एजुकेशन को 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न में से एक बताया था और गर्ल्स फुल एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन की कॉल दी थी।
जेंडर पैरिटी एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर होना। जेंडर इक्वालिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सभी लर्नर्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर अपना पोटेंशियल फुलफिल करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन सिस्टम स्टेरियोटाइप्स और डिसएडवांटेजेस से फ्री हो और एजुकेशन के थ्रू भी इक्वालिटी प्रमोट हो। तो रिपोर्ट क्या कहती है, पैरिटी हासिल हुई है? हाँ, ग्लोबली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट के मामले में जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI 1.0 के करीब पहुंच गया है, मतलब लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर है। 1995 से देखें तो प्राइमरी में 91 मिलियन ज्यादा लड़कियां और सेकेंडरी में 136 मिलियन ज्यादा लड़कियां एनरोल हुई हैं। ये प्रोग्रेस है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पैरिटी हासिल करना काफी नहीं है। ट्रू इक्वालिटी अभी भी दूर है और ये 133 मिलियन लड़कियां जो स्कूल से बाहर हैं, ये दिखाती हैं कि पैरिटी भी यूनिवर्सल नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। सब सहारन अफ्रीका में लड़कियां अभी भी काफ़ी पीछे हैं। सेंट्रल और सदर्न एशिया ने सेकेंडरी लेवल पर पैरिटी अचीव कर ली है, जो अच्छी बात है। इंटरेस्टिंगली लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में सेकेंडरी लेवल पर लड़कों का डिसएडवांटेज दिख रहा है। तो पैरिटी के आगे इक्वालिटी क्यों नहीं आ पा रही? क्या बैरियर्स हैं? यूनेस्को रिपोर्ट इमी ने इसी पर फोकस करती है, बियॉन्ड पैरिटी टू ट्रू इक्वालिटी। रिपोर्ट डीपर सिस्टेमिक इश्यूज पॉइंट आउट करती है जो ट्रू जेंडर इक्वालिटी रोकते हैं। स्टीरियोटाइप्स इन करिकुलर एंड टेक्स्ट बुक्स। किताबें और टीचिंग मटेरियल्स अक्सर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करते हैं, लड़कियों को सर्टन सब्जेक्ट्स लाइक स्टेम से डिस्करेज करते हैं। लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। CSE की कमी लड़कियों और लड़कों को वाइटल नॉलेज और स्किल से वंचित रखती है, हेल्थ रिस्क्स बढ़ाती है और अर्ली प्रेगनेंसी का कारण बन सकती है। जेंडर बायस इन टीचिंग प्रैक्टिसेस। टीचर्स के अनकॉन्शियस बायसेस भी लड़कियों के पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप। टीचिंग वर्कफोर्स में महिलाएं अक्सर मेजॉरिटी में होती हैं, पर स्कूल लीडरशिप या हायर एजुकेशन में डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हायर एजुकेशन लीडर्स में सिर्फ 30% महिलाएं हैं, एक तरह का ग्लास सीलिंग है। स्कूल रिलेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस। सेफ्टी कंसर्न्स भी लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकते हैं। एथनिसिटी, डिसेबिलिटी जैसे फैक्टर्स के साथ इंटरसेक्ट करता है तो बैरियर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनसरमाउंटेबल बन जाते हैं। रिपोर्ट गिनी और माली का एग्जाम्पल देती है, जहां प्रैक्टिकली नो पुअर यंग वुमेन कंप्लीटेड अपर सेकेंडरी स्कूल इन 2019। ये स्टार्क रिमाइंडर है कि पॉलिसी इंटरवेंशंस को इंटरसेक्शनल अप्रोच अपनाना होगा, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स को टारगेट करना होगा। गर्ल्स एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? डॉक्यूमेंटेड मल्टीप्लायर इफेक्ट है। एजुकेटेड लड़कियां हेल्दियर होती हैं, उनके बच्चे हेल्दियर होते हैं, वो लेटर एज में मैरी करती हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी कम्युनिटी ज़्यादा रिजिलियंट बनती है क्लाइमेट चेंज जैसे शॉक्स के लिए। तो 133 मिलियन गर्ल्स को एजुकेट ना कर पाना सिर्फ उनका नुकसान नहीं, ये ह्यूमन पोटेंशियल का मैसिव लॉस है। SDGs अचीवमेंट में बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, ये सोचकर ही दुख होता है। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस रिपोर्ट के? शॉर्ट टर्म में ये ग्लोबल कॉल टू एक्शन है, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर प्रेशर बनेगा। मीडियम टर्म में डोनर फंडिंग प्रायोरिटीज इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर ये गैप्स एड्रेस नहीं हुए तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के साइकिल्स परपेचुएट होंगे, सोशल प्रोग्रेस हिंडर होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट होगा। वे फॉरवर्ड क्या करने की जरूरत है? पहला, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ाने से आगे बढ़कर करिकुला, टीचिंग प्रैक्टिसेस, स्कूल एनवायरनमेंट्स को ट्रूली जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना होगा। स्टीरियोटाइप्स चैलेंज करने होंगे, CSE इम्प्लीमेंट करनी होगी। दूसरा, टारगेटेड इंटरवेंशंस। मोस्ट मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स, पुअर, रूरल, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड, डिसेबल्ड तक पहुंचने के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज डिजाइन करनी होंगी, जैसे कैश ट्रांसफर्स, सेपरेट टॉयलेट्स, फीमेल टीचर्स, फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस। तीसरा, इन्वेस्ट इन डेटा एंड अकाउंटेबिलिटी। बेटर डेटा कलेक्शन चाहिए इंटरसेक्शनल बैरियर्स को समझने के लिए, और स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स चाहिए प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए।
गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकल विल दिखानी होगी और एडिक्वेट फंडिंग एलोकेट करनी होगी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करती है, एसर रिपोर्ट जो लर्निंग आउटकम्स पर डेटा देती है, 7.2 नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने क्षमता बढ़ाने के लिए 10,000 से अधिक नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी। हेल्थ सेक्टर से एक अच्छी खबर, इंडिया के मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने देश भर में 10,650 नई एमबीबीएस सीट्स और 41 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 10,650 सीट्स और 41 नए कॉलेजेस। ये नीट 2026 साइकिल से पहले कैपेसिटी एनहांस करने की दिशा में बड़ा कदम लगता है। हाँ, ये देश में डॉक्टर्स की कमी को एड्रेस करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। एनएमसी क्या है और ये डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का क्या मामला है? एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसने 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई को रिप्लेस किया था। एनएमसी एक्ट 2019 के तहत बनी है। इसका काम मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करना है। एमबीबीएस तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री है। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो एक की हेल्थ इंडिकेटर है, मतलब प्रति 1,000 लोगों पर कितने डॉक्टर्स हैं। WHO का रिकमेंडेशन है 1.1000 का रेशियो। इंडिया का रेशियो इससे कम है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अनइवन है। शहरों में ज्यादा डॉक्टर्स हैं, गांवों में बहुत कम। Prelims facts. Approving body NMC new seats approved 10,650 MBBS seats, new colleges sanctioned 41, purpose enhance capacity before NEET 2026 cycle। Means analysis. ये expansion क्यों जरूरी है? जैसा मैंने कहा, ये इंडिया की क्रॉनिक डॉक्टर शॉर्टेज और स्क्यूड डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत का गोल अचीव करने के लिए हमें और डॉक्टर्स चाहिए, स्पेशली प्राइमरी केयर में और रूरल एरियाज में। एमबीबीएस सीट्स बढ़ाकर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में मेडिकल ग्रेजुएट्स का पूल बढ़ाना चाहती है। ये जरूरी कदम है। लेकिन क्या सिर्फ सीट्स बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्वालिटी का इशू नहीं आएगा? क्वांटिटी एक्सपेंशन वेलकम है, पर इसके साथ क्वालिटी मेंटेन करने का सिग्निफिकेंट चैलेंज आता है। एकदम से इतने सारे कॉलेजेस और सीट्स बढ़ाने के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी कहाँ से आएगी? एडिक्वेट क्लिनिकल मटेरियल, मतलब अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट पेशेंट लोड ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल सके, वो कहाँ से आएगा? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, लाइब्रेरीज, हॉस्टल्स, ये सब इंश्योर करना होगा। एनएमसी की क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करे, रिगरस इंस्पेक्शंस करें। अगर स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट हुए तो हम पोअरली ट्रेन डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए डेट्रीमेंटल होगा। ये बहुत गंभीर बात है। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नए कॉलेज कहाँ खुल रहे हैं? ये एक और की एस्पेक्ट है, इक्विटी का सवाल। पॉलिसी इफेक्टिव होने के लिए इन नए कॉलेजेस और सीट्स को प्रेफरेंशियली उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेट करना होगा जहां डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा कमी है, मतलब अंडर सर्व्ड एरियाज में। अगर एक्सपेंशन सिर्फ वेल सर्व्ड अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट हुआ तो रूरल हेल्थ केयर एक्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सरकार की जो पॉलिसी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस खोलने की, वो इस डायरेक्शन में एक सही कदम है। उसे और पुश करने की जरूरत है। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस एक्सपेंशन के? शॉर्ट टर्म में एग्जिस्टिंग लिमिटेड फैकल्टी रिसोर्सेज पर कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी इंश्योर करने में चैलेंजेस आएंगे। मीडियम टर्म में अगले 5-7 सालों में जब ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल ग्रेजुएट्स की सप्लाई बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में अगर क्वालिटी और इक्विटी एड्रेस होती है तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इंप्रूव हो सकता है, हेल्थ केयर एक्सेस बेहतर हो सकता है, शायद इंडियन स्टूडेंट्स का मेडिकल एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना भी कुछ कम हो। वे फॉरवर्ड क्वालिटी और इक्विटी कैसे इंश्योर करें? पहला, रोबस्ट क्वालिटी एश्योरेंस। एनएमसी को रिगरस और ट्रांसपेरेंट एक्रेडिशन और मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। दूसरा, फैकल्टी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को मेडिकल फैकल्टी को ट्रेन और डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना होगा, उन्हें अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए इंसेंटिव्स देने होंगे। तीसरा,
इंसेंटिवाइज रूरल सर्विस। सिर्फ सीट्स बढ़ाने से डॉक्टर गांव नहीं जाएंगे। मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए मैंडेटरी रूरल पोस्टिंग जैसे बॉन्ड सिस्टम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा और साथ ही रूरल एरियाज में काम करने के लिए बेटर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा। चौथा, करिकुलम रिफॉर्म पर फोकस करना होगा ताकि मेडिकल एजुकेशन मॉडर्न नीड्स के हिसाब से रेलेवेंट हो, प्राइमरी केयर पर फोकस बढ़े। क्रॉस लिंक्स। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY and Health and Wellness Centers HWCs, National Health Policy Universal Health Coverage UHC, Brain Drain, Doctors Going Abroad, National Medical Commission Act 2019, District Residency Program. 7.3 High failure rate in NIOS. Class 10 raises concerns over open schooling system. एजुकेशन सेक्टर से एक और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS में क्लास 10 का फेलियर रेट अलार्मिंगली हाई है। पिछले 4 एकेडमिक सेशंस में औसतन लगभग 70% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 70%। इसने ओपन स्कूलिंग सिस्टम की इफेक्टिवनेस और स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म्स पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये काफी शॉकिंग है। हाँ, ये आंकड़ा बताता है कि सिस्टम शायद अपने टारगेट ऑडियंस की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा। NIOS का मकसद तो बहुत नोबेल है। NIOS है क्या और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मॉडल क्या होता है? NIOS मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है। ये उन लर्नर्स को सेकेंडरी क्लास 10 और सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 लेवल पर एकेडमिक कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते। ये वोकेशनल, लाइफ एनरिचमेंट और कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्सेज भी ऑफर करता है। ये सब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मॉडल से होता है। ODL एजुकेशन का वो मोड है जहां लर्नर फिजिकली क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं होता। ये लर्नर को पेस, प्लेस और टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। NIOS बेसिकली सेकेंड चांस एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए, वर्किंग अडल्ट्स के लिए, गर्ल्स के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बच्चों के लिए, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। Prelims facts. इंस्टीट्यूशन Yes. NIOS. Key statistic. Approximately 70% failure rate in class 10 over the last 4 academic years. Core issue. Concerns about the system's effectiveness and student support mechanisms. Mains analysis. 70% फेलियर रेट का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है या सिस्टमिक फेलियर? ये सिर्फ स्टेटिस्टिक नहीं है, ये अ क्राइसिस इन अ सिस्टम डिजाइन फॉर द मार्जिनलाइज्ड है। जैसा मैंने कहा, NIOS उन लर्नर्स को केटर करता है जिन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, जो फॉर्मल सिस्टम से बाहर हो गए हैं सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स या दूसरी वजहों से। अगर 70% बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये दिखाता है कि सिस्टम उन्हें एडिक्वेट सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या ODL मॉडल, जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स पर हेविली रिलाई करता है, इन लर्नर्स की डाइवर्स लर्निंग नीड्स को हैंडल करने के लिए एडिक्वेटली इक्विप्ड है? क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर्स सफिशिएंट है? ये स्थिति बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये उन लोगों को फेल कर रहा है जिन्हें एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। रूट कॉजेस क्या हो सकते हैं इस हाई फेलियर रेट के? क्लियरिंग सेशंस की जरूरत होती है। हो सकता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स PCP सफिशिएंट ना हो या उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। स्टडी सेंटर्स का नेटवर्क वीक हो सकता है। क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल शायद लर्नर्स के लिए एंगेजिंग ना हो या समझने में मुश्किल हो, खासकर उनके लिए जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है। डिजिटल डिवाइड। NIOS ऑनलाइन रिसोर्सेज भी ऑफर करता है, पर मेनी NIOS लर्नर्स के पास रिलायबल डिजिटल डिवाइसेस या इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, जिससे वो इन रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाते। असेसमेंट सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम शायद बहुत रिजिड हो, फॉर्मल स्कूलिंग जैसा हो, ओपन स्कूलिंग के फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्स्ट के लिए टेलर्ड ना हो। कंटिन्यूस असेसमेंट का फोकस कम हो सकता है। लर्नर्स ओन चैलेंजेस। लर्नर्स के अपने सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स, लैक ऑफ कंड्यूसिव स्टडी एनवायरनमेंट एट होम, मोटिवेशन की कमी भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इसका एजुकेशनल इक्विटी पर क्या इम्प्लीकेशन है? NIOS एजुकेशनल इक्विटी प्रमोट करने और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के गोल्स जैसे फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज, ड्रॉपआउट्स बैक लाना अचीव करने का एक की इंस्ट्रूमेंट है।
अगर ये सिस्टम इतने लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लर्नर्स को फेल कर रहा है तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के गोल को अंडरमाइन करता है। ये लार्ज नंबर ऑफ यूथ को परमानेंटली एजुकेशनल और इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से बाहर धकेलने का रिस्क पैदा करता है। ये इक्विटी के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। Implications. शॉर्ट टर्म में NIOS सिस्टम में लर्नर्स और पब्लिक का कॉन्फिडेंस लॉस होगा। मीडियम टर्म में लार्ज नंबर ऑफ यूथ क्लास 10 सर्टिफिकेट के बिना रह जाएंगे, जिससे उनकी हायर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म में ये एजुकेशनल इनइक्वालिटी को और एग्जैसिबेट कर सकता है, सोशल मोबिलिटी को हिंडर कर सकता है। वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन हो सकता है? पहला, कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को NIOS की फंक्शनिंग का एक थरो इंडिपेंडेंट रिव्यू करना चाहिए। करिकुलम, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, स्टडी मटेरियल्स, असेसमेंट मेथड्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, सबका। दूसरा, स्ट्रेंथन स्टूडेंट सपोर्ट। स्टडी सेंटर्स के नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना होगा, उन्हें रिसोर्स सेंटर्स बनाना होगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स और काउंसलिंग सेशंस की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी बढ़ानी होगी। पीयर लर्निंग ग्रुप्स प्रमोट करने होंगे। तीसरा, लेवरेज टेक्नोलॉजी एक्विटेबली। टेक्नोलॉजी यूज करें पर डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने वाले सॉल्यूशंस डिजाइन करें, जैसे ऑफलाइन कंटेंट डिलीवरी, कम्युनिटी डिजिटल सेंटर्स, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स एक्सप्लोर करें। चौथा, करिकुलम एंड मटेरियल रिफॉर्म। मटेरियल को और लर्नर फ्रेंडली, एंगेजिंग, कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट बनाना होगा। पांचवा, फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट। सिर्फ फाइनल एग्जाम पर फोकस ना करके कंटिन्यूअस असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट को वेटेज देना होगा। छठा, टीचर ट्रेनिंग। ODL कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग के लिए ट्यूटर्स, काउंसलर्स की ट्रेनिंग जरूरी है। क्रॉस लिंक्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इंक्लूसिव एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, राइट टू एजुकेशन इनडायरेक्टली, स्किल इंडिया मिशन एज बेसिक एजुकेशन इज नीडेड फॉर स्किलिंग। कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत। कल्चर एंड हेरिटेज सेक्शन में आज दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या PIB में कोई बड़ी रेलेवेंट खबर रिपोर्ट नहीं हुई है UPSC पर्सपेक्टिव से। तो आगे बढ़ते हैं। एथिक्स लिंकेजेस, केसलेट्स फ्रॉम टुडे। नैतिकता लिंकेज, आज के केसलेट। अब आते हैं एथिक्स सेक्शन पर। आज की खबरों से जुड़े 2 केसलेट्स डिस्कस करते हैं जो GS पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। केसलेट 1, सांस लेने का अधिकार बनाम जश्न मनाने का अधिकार। राइट टू ब्रीथ वर्सेस राइट टू सेलिब्रेट। सिनारियो रिकैप करते हैं। आप एक शहर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं। दिवाली से पहले ही पोल्यूशन लेवल हाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स बैन कर दिए हैं, पर ग्रीन क्रैकर्स 2 घंटे के लिए अलाउ किए हैं। दिवाली के बाद पोल्यूशन हैजार्डस लेवल्स पर पहुंच जाता है। पता चलता है कि बैन का वाइड स्प्रेड वायोलेशन हुआ है। हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की भीड़ है। एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी को क्रिटिसाइज करे हैं कि राइट टू ब्रीथ को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ कुछ कम्युनिटी लीडर्स और सिटीजन्स रिस्ट्रिक्शंस को कल्चरल फ्रीडम का इन्फ्रिंजमेंट बता रहे हैं और इन्फोर्समेंट की सख्ती पर नाराजगी जता रहे हैं। एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं इसमें? कई एथिकल डिलेमास हैं। पहला, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ क्लीन एयर वर्सेस आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर। किसका पल्ला भारी होना चाहिए? दूसरा, पब्लिक हेल्थ वर्सेस कल्चरल सेंटिमेंट्स। DM की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट करना है, पर कल्चरल सेंसिटिविटीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा, स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वल्नरेबल ग्रुप्स। बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों पर पोल्यूशन का डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है, उनके प्रति स्टेट की क्या ड्यूटी है। चौथा, इन्फोर्समेंट ऑफ अनपॉपुलर लॉज का डायलेमा। कानून लागू करना DM का काम है, पर जब कानून अनपॉपुलर हो या उसका रेजिस्टेंस हो तो कैसे करें। पांचवां, इंडिविजुअल कॉन्शियंस वर्सेस कलेक्टिव गुड। लोगों की अपनी जिम्मेदारी कॉमन गुड के लिए। वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, कंपैशन, विक्टिम्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी DM की, रूल ऑफ लॉ, टॉलरेंस, प्रूडेंस डिसीजन मेकिंग में। लिसनर्स के लिए क्वेश्चंस फॉर रिफ्लेक्शन क्या हो सकते हैं? सोचिए, DM की इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी इस सिचुएशन में? इस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एनालाइज करेंगे? आप किन वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करेंगे और क्यों? कैसे बैलेंस करेंगे? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, जिसमें एनवायरमेंटल
और सोशियो कल्चरल डायमेंशंस दोनों हो। दूसरा केसलेट। केसलेट 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन, बैलेंसिंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। सिनेरियो रिकैप। आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA में एक सीनियर ऑफिशियल हैं। आपको एक सेंसिटिव बॉर्डर यूनियन टेरिटरी यूटी के लीडर्स के साथ निगोशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये यूटी हाल ही में बना है और लोकल पॉपुलेशन अपनी ऑटोनॉमी, लैंड राइट्स और कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर एप्रीहेंसिव है। लीडर्स स्टेटहुड और 6 शेड्यूल इंक्लूजन की मांग कर रहे हैं। एजिटेशन इंटेंसिफाई हो गया है। एक प्रोमिनेंट लोकल एक्टिविस्ट जो आंदोलन का चेहरा है, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत डिटेन कर लिया गया है पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रप्शन के ग्राउंड्स पर। लीडर्स बातचीत के लिए प्री कंडीशन रख रहे हैं कि एक्टिविस्ट को रिलीज किया जाए। सिक्योरिटी एजेंसीज वार्न कर रही हैं कि एजिटेशन को एक्सटर्नल एडवर्सरीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और एक्टिविस्ट की रिलीज से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। एथिकल इश्यूज यहाँ क्या हैं? यहाँ भी कॉम्प्लेक्स एथिकल डायमेंशंस हैं। पहला, जस्टिस एंड फेयरनेस। क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी की ग्रीवेंसेस जेन्युइन है? क्या उन्हें एड्रेस करने में फेयरनेस बरती जा रही है? दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी। NSA का इस्तेमाल कहाँ तक जस्टिफाइड है? क्या एक्टिविस्ट वाकई नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थे या डिसेंट को दबाने का तरीका? प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन उठता है। क्या डिटेंशन मेजर प्रोपोर्शनेट था? तीसरा, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। लोकल एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करने की एथिकल इम्पेरेटिव क्या है? चौथा, रोल ऑफ ट्रस्ट एंड एम्पैथी इन गवर्नेंस। क्या MHA ऑफिशियल्स को एम्पैथी दिखानी चाहिए? ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? वैल्यूज इन्वॉल्व्ड: जस्टिस, फेयरनेस, लिबर्टी, सिक्योरिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ट्रस्ट, एम्पैथी, पेट्रियोटिज्म ब्रॉडर सेंस में। क्वेश्चंस फॉर रिफ्लेक्शन। सोचिए, एक्टिविस्ट को डिटेन रखने या रिलीज करने की एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दोनों डिसीजंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? निगोशिएशन अप्रोच क्या होना चाहिए? ट्रस्ट बिल्डिंग और सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक साथ कैसे एड्रेस करेंगे? लॉन्ग टर्म में अगर स्टेटहुड या 6th शेड्यूल देना फीजिबल नहीं लगता, तो क्या ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो एथिकल हों और लोकल एस्पिरेशंस को भी एड्रेस करें? प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स इन न्यूज। समाचारों में स्थान, व्यक्ति, रिपोर्ट। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। प्लेसेस: काबुल, अफगानिस्तान; गाजा स्ट्रिप, पैलेस्टाइन; कोरियन पेनिनसुला, किबाले नेशनल पार्क, युगांडा; लद्दाख, इंडिया। मैप पर इनको लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी पर बयान रॉबर्ट डडली, बायोलॉजिस्ट, ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस; अमिताभ कांत, फॉर्मर G20 शेरपा। दिल्ली पोल्यूशन पर बयान सोनम वांगचुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, लद्दाख इश्यूज से जुड़े। Reports hypothesis. UNESCO Global Education Monitoring Report key finding 133 million girls out of school globally. Drunken monkey hypothesis. Proponent Robert Dudley. Core idea: primate ethanol attraction, evolutionary adaptation. डेटा एंड इन्फोग्राफिक्स। डेटा और इन्फोग्राफिक्स। आज के कुछ की डेटा पॉइंट्स क्विक रिवीजन के लिए। XVSF अनटाइड ग्रांट गुजरात ₹522.20 crore अप्रॉक्स। XVFC अनटाइड ग्रांट हरियाणा ₹195.129 crore अप्रॉक्स। US tariffs on Indian shrimp 59.72% cumulative. Estimated loss due to shrimp tariffs around ₹25,000 crore. Delhi AQI post Diwali 442 IQR 350 CPCB very poor. Delhi PM 2.5 level over 59 times WHO's annual guideline. Girls out of school globally UNESCO 133 million. New MBBS seats approved NMC 10,650. New medical colleges sanctioned NMC 41. NIOS Class 10 failure rate last 4 years approximately 70%. Human chimpanzee DNA similarity approximately 98.8%. ये फिगर्स ट्रेंड समझने और आंसर्स में कोट करने के लिए हैंडी हैं। Editorial insights संपादकीय अंतर्दृष्टि। आज इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल, दिस दिवाली बूस्ट,
साइंस ऑफ रिवाइवल इन कंजम्पशन सेंटिमेंट डिस्कस करते हैं। मेंस GS3 इकोनॉमी के लिए इनसाइट्स मिलेंगे। क्या कहता है एडिटोरियल? कंजम्पशन बढ़ रहा है। हाँ, एडिटोरियल ऑब्जर्व करता है कि कंजम्पशन सेंटिमेंट रिवाइव हो रहा है, जिसके इंडिकेटर्स हैं रिकॉर्ड व्हीकल सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स वगैरह। इसके कॉजल फैक्टर्स बताए गए हैं, फिस्कल स्टिमुलस जैसे GST कट्स, टैक्स एग्जेम्पशंस जो पहले दिए गए, फेवरेबल मैक्रो कंडीशंस जैसे इन्फ्लेशन का मॉडरेट होना, अच्छा मॉनसून जिससे रूरल डिमांड बढ़ी, और फेस्टिव सीजन का इफेक्ट। तो अच्छी बात है, इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है। एडिटोरियल कहता है कि कंजम्पशन रिवाइवल वेलकम है, पर ये सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है। यहीं पर द कोर आर्ग्यूमेंट आता है, लिमिट्स ऑफ कंजम्पशन लेड ग्रोथ। इकोनॉमी के 4 इंजन्स होते हैं, कंजम्पशन C, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट I, गवर्नमेंट स्पेंडिंग G और नेट एक्सपोर्ट्स NX। एडिटोरियल का आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिस्कल कंस्ट्रेंट्स के कारण लिमिटेड है, नेट एक्सपोर्ट्स ग्लोबल स्लोडाउन के कारण अनसर्टन है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी स्टॉल्ड है, मतलब रुका हुआ है। बिजनेसेस नया इन्वेस्टमेंट करने से हिचक रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? पॉलिसी फोकस कहाँ होना चाहिए? कंक्लूजन ये है कि पॉलिसी फोकस अब सिर्फ डिमांड सिमुलेट करने, कंजम्पशन बढ़ाने से हटकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइव करने पर होना चाहिए, जिसे कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स जगाना। बिना इन्वेस्टमेंट के न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ नहीं होगी और कंजम्पशन बूस्ट टेम्पररी ही रहेगा। ड्यूरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ तभी आएगी जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल रीस्टार्ट होगा। बिल्कुल पॉइंट पर। कंजम्पशन शॉर्ट टर्म बूस्ट दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट इज द की। ये इंजन स्टार्ट करना जरूरी है। प्रीलिम्स फैक्ट्स, क्विक रिवीजन, प्रारंभिक परीक्षा तथ्य, त्वरित पुनरीक्षण। Let's quickly revise some key prelims facts from today's discussion. XVFC grants की फाइनल रिलीज अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अनटाइड ग्रांट्स किस पे यूज हो सकते हैं? 11th शेड्यूल के 29 सब्जेक्ट्स पर सैलरीज एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट पर नहीं। 6th शेड्यूल किन स्टेट्स पर लागू होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ओनली। दिल्ली में पोस्ट दिवाली PM 2.5 लेवल कितना था? WHO एनुअल गाइडलाइन से 59 टाइम्स से ज्यादा। ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस किसने दी? रॉबर्ट डबली। चिंपांजी का DNA ह्यूमन से कितना सिमिलर है? अप्रॉक्सीमेटली 98.8%। इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बैकड्रॉप क्या बताया गया? ऑपरेशन सिंदूर। यूनेस्को के डेटा के अनुसार कितनी लड़कियां स्कूल से बाहर है? 133 मिलियन ग्लोबली। इंडिया में मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर कौन है? NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसने MCI को रिप्लेस किया है। NIOS क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ODL मॉडल पर एजुकेशन देती है। ऑस्ट्रेलिया ने किस इंडियन प्रोडक्ट पर रिस्ट्रिक्शंस ईज किए? अनपील्ड इंडियन प्रॉन्स। पहले व्हाइट स्पॉट वायरस इशू था। इजराइल हमास रिमेन्स एक्सचेंज में न्यूट्रल इंटरमीडियरी कौन है? ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। क्वेश्चंस, इन्हें लिखने की कोशिश जरूर करें। स्ट्रक्चर बनाकर पॉइंट्स जॉट डाउन करना भी प्रैक्टिस है। Question 1 GS2. 15th Finance Commission grants to rural local bodies represent a dual approach of promoting local autonomy through untied funds while ensuring national priorities through tied funds. Critically analyze this statement, highlighting the challenges and opportunities in strengthening fiscal federalism at the local level in India. 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिया गया अनुदान बिना शर्त निधियों के माध्यम से स्थानीय स्वायत्ता को बढ़ावा देने और शर्तबद्ध निधियों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने के दोहरे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में स्थानीय स्तर पर राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने में चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालते हुए इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। Question 2 GS3. While recent data suggests a revival in consumption sentiment, economists argue that sustainable economic growth in India hinges on reviving the private investment cycle. Discuss the challenges hindering private investment in India and suggest policy measures to boost animal spirits. हालांकि हाल के आंकड़े उपभोग भावना में पुनरुद्धार का सुझाव देते हैं। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि भारत में स्थायी आर्थिक विकास निजी निवेश चक्र को पुनर्जीवित करने पर निर्भर करता है। भारत में निजी निवेश में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और एनिमल स्पिरिट्स को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। Question 3 GS2.
trace the evolution of India's policy towards Afghanistan, culminating in the recent decision to upgrade the technical mission to a full embassy. Analyze the strategic imperatives and diplomatic nuances behind this shift towards pragmatic engagement, even without de jure recognition of the current regime. हाल ही में तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड करने के निर्णय में परिणत होने वाली अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति के विकास का पता लगाएं। वर्तमान शासन को कानूनी मान्यता दिए बिना भी व्यवहारिक जुड़ाव की दिशा में इस बदलाव के पीछे रणनीतिक अनिवार्यता और राजनयिक बारीकियों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन 4 GS3। दिल्ली का दिवाली के बाद बार बार होने वाला वायु प्रदूषण संकट एक बहुस्तरीय शासन विफलता पर प्रकाश डालता है, जिसमें न्यायिक निर्देश, कार्यकारी कार्रवाई और नागरिक भागीदारी शामिल है। इस विफलता पर विस्तार से बताएं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समन्वित साल भर चलने वाली रणनीति का प्रस्ताव दें। इन सवालों पर सोचें, स्ट्रक्चर बनाएं, लिखें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज क्रूशल। फ्रेमवर्क बनाकर कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। क्विज 5 MCQs, प्रश्नोत्तरी 5 MCQ। Time for a quick quiz. Test your understanding. Ready? Question 1. Who is the final authority for the release of 15th Finance Commission grants to states for local bodies? A. Ministry of Panchayati Raj. B. Niti Aayog. C. Ministry of Finance. D. Respective state governments. The correct answer is C. Ministry of Finance. Explanation: while Ministry of Panchayati Raj recommends, the final disbursement is handled by the Ministry of Finance. Question 2. The drunken monkey hypothesis, supported by the recent chimpanzee study, primarily explains A. The reasons for primate social structures. B. The evolutionary origins of human preference for alcohol. C. The development of tool use in primates. D. The migration patterns of early hominids. The correct answer is B. The evolutionary origins of human preference for alcohol. Explanation: the hypothesis suggests our attraction to ethanol evolved as a cue for ripe, nutritious fruit. Question 3. According to the UNESCO report, despite achieving near gender parity in enrollment globally, a major challenge remaining for girls' education equality is A. Lack of school infrastructure. B. Insufficient number of female teachers. C. Gender stereotypes in curricula and leadership underrepresentation. D. Absence of international funding. The correct answer is C. Gender stereotypes in curricula and leadership underrepresentation. Explanation: the report highlights that parity doesn't equal equality, and deeper issues like stereotypes and lack of women in leadership persist. Question 4. The term jointness, often discussed in the context of Indian military reforms, like the Navy Commanders Conference, refers to A. Conducting joint military exercises with foreign navies. B. Acquiring weapons jointly from foreign suppliers. C. Improving interoperability and synergy between the Army, Navy, and Air Force. D. Joint development of indigenous defense technology. Correct answer is C. Improving interoperability and synergy between the Army, Navy, and Air Force. Explanation: jointness aims to integrate the operations of the three services for optimal results. Question 5. The primary reason behind the demand for 6th schedule inclusion by representatives from Ladakh is A. To get increased central funding. B. To seek constitutional protection for land, culture, and local governance for the tribal population. C. To facilitate easier trade with neighboring countries. D. To demand the creation of more administrative districts. Correct answer is B. To seek constitutional protection for land, culture, and local governance for the tribal population. Explanation: the 6th schedule provides significant autonomy to tribal areas, which is what the leaders are seeking for Ladakh's unique demography and culture. स्कोर क्या रहा? 5 में से कितने सही हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Flashcards. 10. Flashcards. 10. की टर्म्स रिवीजन के लिए 10 फ्लैश कार्ड पॉइंट्स क्विकली रिकैप करते हैं। Untied grants purpose. RLB's use for location-specific needs based on 11th schedule subjects. Feature: promotes local autonomy. Restriction: not for salaries. Tied grants purpose. RLB's use for earmarked national priorities like sanitation, SBM, water, JJM.
Feature: ensures focus on central goals. Sixth schedule: application. Tribal areas administration in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Mechanism: autonomous district councils, ADCs with legislative administrative powers. Drunken monkey hypothesis. Concept: primate attraction to ethanol is an evolutionary adaptation. Reason: ethanol smell acted as a reliable cue for nutritious, ripe fruit. Solution architect IT. Model shift: from cost-based service provider to innovation-driven. Function: designing comprehensive end-to-end solutions for complex business problems. Implication: moving up the value chain. PM 2.5. Definition: fine particulate matter, diameter less than 2.5 micrometers, health impact: deep lung penetration, enters bloodstream, causes respiratory, cardiovascular diseases. Jointness: military. Meaning, Integrated and synergistic operations among Army, Navy, and Air Force. Goal: enhance overall combat effectiveness. Sagar Doctrine. Full form: security and growth for all in the region. Context: India's maritime cooperation policy for the Indian Ocean region. Aim: India as a net security provider. NMC. National Medical Commission. Role. Statutory body regulating medical education and professionals in India. Replaced. MCI. Medical Council of India. NIOS. National Institute of Open Schooling. Function. Provides flexible secondary, senior secondary education through open and distance learning ODL model. Target group. School dropouts, marginalized learners, second chance education. ये टर्म्स रिवाइज करते रहिएगा। Outro समापन. तो दोस्तों ये था 22 अक्टूबर 2025 का हमारा विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये चर्चा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। याद रखिए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। आपकी यूपीएससी जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी इज की। बिल्कुल। आज की लर्निंग को रिवाइज करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और सबसे ज़रूरी प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें। हर दिन की मेहनत आपको मंजिल के करीब ला रही है। ये चर्चा सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, लाइफ में एक इन्फॉर्म्ड और अवेयर नागरिक बने रहने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें, अपने थॉट्स और डाउट्स नीचे कमेंट करें और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और अगर आप हमारा सारा कंटेंट इंक्लूडिंग रिवीजन नोट्स और एक्सक्लूसिव सेशंस एक्सेस करना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 पर मंथ की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कल फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों और उनके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।